मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर के हो मुसाफिर, हो करे ही इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक नया लेक्चर। और आज का लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 6 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं रफ्तार जेईई सीरीज में। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, तो आपकी इस जेईई की जर्नी में ठोकरें क्या है? ठोकरें वो सवाल हैं जो आपसे नहीं बनते। तो ये बात ध्यान रखिए, जो सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं वही आपको बहुत कुछ कंसेप्ट सिखा के जाएंगे। उन्हीं सवालों को कर करके आपका कंसेप्ट पे जो ग्रिप है वो और स्ट्रांग होगा। तो अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, आपको उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है कैसे भी करके। ओके, और इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट की ग्रिप बनेगी। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कुछ सवाल आपको सच में छोड़ने पड़ जाएं, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे आपका पोटेंशियल उतना मैच नहीं कर रहा हो, है ना। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि ग्रेजुअली जो सवाल शायद आज आपसे नहीं बन रहे हैं वो आगे चल के आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। बस आपको करना इतना सा है कि निरंतर प्रयास करते रहना है। बस यही, दिस इज द की, यही की है किसकी? सक्सेस की। सक्सेस की जो चाबी है वो बस यही है कि निरंतर सतत आप प्रयास करते रहे। तो आज के इस सेशन में हम जो बात करने जाएंगे वो एक्सेलरेशन टाइम कर्व, जो हमने कल एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था, तो उस पर कुछ सवाल करेंगे और फिर आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के टॉपिक के साथ। ठीक है, तो बढ़ा जाए आगे। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहां पर एक्सेलरेशन टाइम कर्व में हमने क्या देख लिया था, तो इसको एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देना पसंद ही करूंगा कि अगर आपके पास ये ए और ये टी कर्व है और आपका कर्व कैसा भी है, तो यहां अगर आप स्लोप देखते हो तो स्लोप आपको रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट अगर आपने देखा तो स्लोप ऑफ टैंजेंट यार क्या रिप्रेजेंट करेगा? यार वो रिप्रेजेंट करेगा डी ए बाई डी टी। अब जैसा कि मैंने बताया था, डी ए बाई डी टी ऐसी कोई क्वांटिटी हमारे सिलेबस में है नहीं, उसको ऐसे जर्क कह देते हैं, लेकिन अभी छोड़ो उसको, है ना। अब ऐसा मत बोलने लग जाना सर जर्क क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तुम बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मुझे पता लग रहा है सर, तो एक्स से कैसे पता करेंगे इसमें कि एक्सेलरेशन कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव? भाई ये रहा एक्सेलरेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव। ठीक है, अच्छा सर लेकिन यहां पर एरिया अंडर द कर्व की आपने कुछ बात बताई थी, तो जी हाँ, अगर आप देखते हैं एरिया अंडर द कर्व, और मैं तो कहूंगा कि आपको जो है ये चीज हर कर्व में देखनी चाहिए कि स्लोप और एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि यहां अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप क्या करते? एरिया अंडर द कर्व मतलब इंटीग्रेट करना है किसको? y को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y की जगह कौन है? तुम बोलोगे सर a है। x की जगह अजी सर t है, तो यार रख दो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है सर, रख दिया। अब तो यार एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? ओ जी सर dv बाई dt लिखते हैं, तो चलो लिख दो यार dv बाई dt लिख दो। तो dv बाई dt आप लिखोगे तो आप जैसे dt से dt उड़ाओगे तो आपको क्या बचता हुआ दिखेगा? सिर्फ यहां पर dv दिखेगा कि नहीं? हाँ सर दिखेगा। सर लेकिन ये तो आपने कल करवा दिया ना? हाँ बिल्कुल करवा दिया, लेकिन एक जस्ट वापस से एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। अच्छा, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है सर? यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, कुछ नहीं लिखा तो 1। किसके रेस्पेक्ट में सर? v के रेस्पेक्ट में। तो v की इनिशियल वैल्यू जिसको हम u बोलते हैं, वेलोसिटी है ना v, तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? u, और फाइनल वैल्यू कितनी? v। अब वैसे तुम समझ जाओ dv क्या है? dv इज द चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, उसका इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल चेंज। टोटल चेंज से मतलब सर अगर यहां u था और फाइनली v है तो v माइनस यू ही बोलेंगे हम। हाँ बिल्कुल, और इंटीग्रेट करके निकालोगे तो भी यही आएगा। कैसे? इसको आप बोल सकते हो v की पावर 0। 1 जो है उसको v की पावर 0, क्यों? किसी की भी पावर 0 जो है 1 ही होता है, इसलिए। अच्छा सर, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा? v 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब 1 ही आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी अपने पास कहां से? u से v तक की। एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? v माइनस यू। तो सर क्या याद रखना है भाई साहब? आपको बस इतना याद रखना है यहां पर कि द
एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अच्छा, कल वाली क्लास में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने कल भी बताई थी, लेकिन इवन मैंने एक कमेंट देखा उसमें, शायद कल नहीं, कल से पिछले वाली क्लास में बच्चे जो थे कंफ्यूज थे पिछली से पिछली वाली क्लास में कि सर ये v की वैल्यू मतलब साइन के साथ रखनी है। अरे रखनी है, साइन के साथ ही इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लगा रहे हो तो उसमें साइन के साथ ही रखी जाएंगी वैल्यूज, है ना। कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये आपको देखना पड़ेगा और वही वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने अलग से एक फॉर्मूले लगाए थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, जैसे कि मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है, तो वहां पर साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूले मैंने साइन रख करके निकाले, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो अभी आप एकदम रेडी हो क्या करने के लिए, ऑब्वियसली सवालों को करने के लिए, तो बढ़ते हैं आगे बिना देरी की और बात करते हैं इसकी। तो भाई साहब अपने को क्या दिया गया, बोल रहा है कि कार्ड स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक कार्ड थी, ठेला मान लो, स्टार्ट हुआ कहां पे, t इक्वल्स टू 0 से। इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर। एक्सेलरेशन जो है 10 सेकंड तक कांस्टेंट है, 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 है, और 20 से 30 तक एक्सेलरेशन वापस कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है सर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 30 सेकंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो यहां पे आपको डिस्टेंस ट्रैवल बतानी है और पोजीशन टाइम कर्व भी निकालना। एक तो तुम बोलोगे कि सर यहां पर ग्राफ से ही थोड़ी ना किया जा सकता है इस सवाल को, बात तो सही है यार, ग्राफ से जरूरी थोड़ी ना कि ग्राफ से ही करोगे। सर बिना ग्राफ के करना चाहे तो आया कर लो यार, बिना ग्राफ के भी कर लो, उसमें मना किसने किया है। सर एक बार बिना ग्राफ के बता दो कैसे होगा, तुम भी ट्राई करो। देखो हमने कहा कि भाई वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ ना, इसको बोलना चाहिए था इधर, वैसे ये u को 0 ले लेते हैं, ये u 0 है, ये मान के चल रहे हैं, है ना। तो ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है सर, रेस्ट से स्टार्ट हुआ। कितना एक्सेलरेशन है इसका, सर a है और वो है 10, कितने टाइम तक, सर 10 सेकंड तक। उसके बाद सर, उसके बाद जो है ना वो तो कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सर रिटार्डेशन है, कितना, उतना ही, -10, और यहां आके वो फाइनली रुक गया है। अब ए बी सी और ये डी, अब अगर मैं इसको है ना ये डायरेक्शन दिखा करके 10 लिख देता हूं तो ऐसा मत बोलना सर आपने गलत लिख दिया। सर 20 से लेकर 30 तक तो जो है -10 है, आपने 10 क्यों लिखा, भाई मैंने डायरेक्शन दिखा दी ना, डायरेक्शन ये दिखा दी मैंने। अच्छा, तो सर डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें x1 x2 और x3 निकालना है, बिल्कुल सर x1 निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम x1 निकालेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, और t जो है हम a से b तक की बात कर रहे हैं तो कितना लेंगे, 10 सेकंड लेंगे, बिल्कुल एकदम सही। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 500 मीटर, है ना। और उम्मीद है इसमें आप लोगों को कहीं कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होगी, एकदम सिंपल सी चीज थी, इक्वेशन लगाई काम कर लिया। अच्छा सर, लेकिन अभी बी से सी जब ये चलेगा तो यहां पर डिस्टेंस निकालनी है, चलो हमको टाइम पता है, हमको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन 0, लेकिन हमको सर ये नहीं पता कि इस वक्त वेलोसिटी है कितनी। तो यार अब आप खुद सोचो, वो 0 से एक्सेलरेट होता 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, यहां आकर के एक्सेलरेशन अब नहीं बचा है उसके पास, मतलब वेलोसिटी जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी, अब वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगी, और कब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक कि वो ब्रेक नहीं लगा देता या रिटार्डेशन नहीं आ जाता। तो वेलोसिटी जो है यही रहेगी। तो 10वें सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहां से यहां तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो vb जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, u प्लस at, और u कितना है 0 और ये 10 और ये 10, तो ये आ जाएगा 100। अब ये इतनी इजी कैलकुलेशन है कि इसको करने के लिए आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है भाई, 10 इंटू 10 तो दिमाग में भी मल्टीप्लाई कर लोगे, u 0 है तो हाँ सर कर तो लेंगे। अच्छा तो यार फिर बताओ आप कि x2 कितना आना चाहिए। सर अब यार x2 कितना आएगा, जब ये 100 से चल रहा है और 10 सेकंड के लिए चल रहा है तो ऑब्वियसली 100 इंटू 10 बोल दो, x इज इक्वल्स टू ut, a कितना, a तो 0 है ना मेरे भाई, तो एक्सेलरेशन जब भी 0 होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आप ऐसे लिखते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कितना आ गया ये, सर 1000 आ गया ये, हाँ बिल्कुल 1000 आ गया। फिर इसके बाद सर वेलोसिटी यहां तक भी वो रहेगी तो कितनी, 100 ही रहेगी। अच्छा फिर ये रुक जा रहा है, हाँ रुक तो जा रहा है, तो x3 निकालना है अभी, हाँ सर बिल्कुल निकालेंगे x3, कैसे निकालें, तो यार मैं vt माइनस हाफ at स्क्वायर लगा देता हूं फॉर्मूला।
सर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहे यार? क्योंकि है ना v जीरो है, मुझे पता है। अच्छा, आपको कैसे पता v जीरो है? v जीरो मुझको ऐसे पता है क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का था इस डायरेक्शन में, उस एक्सेलरेशन ने 10 सेकंड में वेलोसिटी को 0 से 100 कर दिया। अब वही एक्सेलरेशन है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो वो पहले वेलोसिटी बढ़ा रहा था, अब कम कर रहा है। तो 10 सेकंड में वो उतनी वेलोसिटी सॉरी 10 सेकंड में वो उतनी वेलोसिटी क्या कर देगा? 0 कर देगा वापस। तो यहां की वेलोसिटी आपकी डायरेक्ट 0 आ जाएगी। बाकी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो। तो ये v जीरो है और a जो है वो पीछे की तरफ है, इसलिए -10 और फिर 10 का स्क्वायर। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि यार वो जितना उधर चला था ना इतना ही इधर चलेगा। 0 से 100 होने में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 से 0 होने में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम। अब तुम अगर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी करो तो भी यही आएगा। और करके लिख देता हूं कि x3 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u इज 100, t इज 10 और हाफ a इज -10 और ये इतना। तो कितना आ जाएगा भाई? ये 500 ही आ जाएगा। आई बात समझ में? मतलब इसने डायरेक्शन कभी चेंज की ही नहीं है अपनी। ये वेलोसिटी तो 0 कभी हुई नहीं भाई। तुम देखो, चला फिर कांस्टेंट वेलोसिटी और यहां जाके 0 हुई। मतलब यहां डिस्टेंस तो दे दिया था, लेकिन हमारे कान खड़े होने चाहिए थे डिस्टेंस सुनते ही। अरे यार डिस्टेंस है तो कहीं डायरेक्शन चेंज तो नहीं हुई? नहीं हुई साहब। यहां से यहां तक वो एक ही डायरेक्शन सॉरी, यहां से यहां तक वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। कितना चला वो? 500 प्लस 1000 प्लस 500 तो टोटल जो इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आएगा वो आएगा 2000। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हो गया अपना बेसिक मेथड। लेकिन इसमें ग्राफ का यूज किया आपने, ग्राफ से यूज करना। हाँ तो यार देखो, यहां तो हम ऐसे ही कर लेते, बाकी ग्राफ यूज करना चाहते हो तो वो भी मैं बताता हूं। ग्राफ अब अगर आप यूज करना चाहते हो ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन टाइम कर्व था वो हम बना लेते हैं। तो ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व अपने पास कुछ इस तरीके का दिया गया था ये, और ये अपने पास एक्सेलरेशन टाइम कर्व था। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ सर ठीक है, इसमें ऐसा कोई पंगा तो हमें लग नहीं रहा। ये वही 10, ये 20 और ये अपने पास 30 और ये +10 और ये जो है -10। सर अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी होती है वो यहां तो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन आपने बताया था सर वेलोसिटी टाइम कर्व में, वेलोसिटी टाइम कर्व में एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल सही। तो यार ऐसा कर लेते हैं, वीटी कर्व बनाते हैं। तो यही मैं आपको एक्सेलरेशन टाइम कर्व की मदद से वीटी कर्व बताना कैसे बनाया जाता है वो बनाना सिखा रहा हूं। तो आप सीखो कि अगर आपको वीटी कर्व बनाना होता तो आप क्या करते? अब तुम बोलोगे सर वीटी क्यों बना रहे हो? यार इसलिए क्योंकि तुमने ही कहा सर कर्व वाले तरीके से करना है, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करो। ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसका मतलब एटी कर्व दे रखा है ना, तो अब यार डिस्प्लेसमेंट एटी कर्व में तो आप निकाल नहीं सकते, वो तो वीटी कर्व में ही आपको मिलेगा। तो वीटी कर्व कैसा बनाएंगे भाई? हम देखो, सबसे पहली बात मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वीटी कर्व में एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 से लेकर 10 तक एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव और कांस्टेंट वैल्यू है, तो 0 से लेकर 10 तक यहां भी स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट आएगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन कर्व आपको बना देना है। कैसा कर्व बना देना है? एक स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, और यहां तक कितना टाइम हो चुका है भाई? 10 सेकंड गुजर चुके हैं। तो 10 सेकंड गुजर चुके हैं तो कितना वेलोसिटी आ चुकी होगी? ये कैसे निकालोगे? ये ऐसे निकालेंगे कि मुझे थीटा, तो tan थीटा, ध्यान से सुनना, अब ये वेलोसिटी को मैं v नॉट बोल देता हूं। तो tan थीटा आ जाएगा अपने पास v नॉट बाई 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे ये नहीं पता। और ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। लाइन खुद की टेंजेंट होती है और स्लोप कितना है? एक्सेलरेशन कितना है भाई? वीटी कर्व में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन।
तो ये एक्सेलरेशन के इक्वल है, मतलब इतना। तो देखो यहां से आराम से आपके पास v नॉट जो है वो कितना निकल गया, वो निकल गया 100, जो हमने यहां निकाला था, ठीक है, जिसको मैं vb बोल रहा था। अच्छा, उसके बाद 10वें सेकंड के बाद फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन का 0 हो जाना मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहना। फिर कब तक कांस्टेंट रहना? जब तक कि एक्सेलरेशन 0 है। तो कांस्टेंट ही रहेगा कितने तक? 20 सेकंड तक। फिर 20वें सेकंड के बाद एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कैसा है? और वो कांस्टेंट भी है। तो आपका कर्व का जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व बनना चाहिए, और स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ऐसी लाइन बननी चाहिए। तो इस टाइप की आपके पास जो है लाइन ये आ जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास यहां से आएगा कितना? 30। अब आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालना वो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। तो ये आपको बता ही दिया गया है, ये 100 है। तो ये वाला एरिया जो आएगा वो आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 100, ये आएगा 10 इंटू 100, और ये आएगा आपके पास 1/2 इंटू 10 इंटू 100, मतलब 500, 1000, 500, 2000, 2000। आई बात समझ में? इस तरीके से आपका वीटी कर्व बन जाएगा। यहीं पे अब कोई कहे कि हमें तो जो है पोजीशन टाइम कर्व बनाना है, जो कि अपने को कहा गया इधर। तो हम मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा था अगर, तो पोजीशन टाइम कर्व कैसा बनेगा भाई? ध्यान से सुनना। पोजीशन टाइम कर्व, तो आप जानते हो एक्स और टी, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि वो t इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे था। ये एटलीस्ट इसको गिवन होना चाहिए था कि t इक्वल्स टू 0 पे वो कहां है। तो मैं बता देता हूं कि भाई t इक्वल्स टू 0 पे ये गिवन है आपको। पार्टिकल जो है वो कहां पे है? वो है x इक्वल्स टू 0 पे। नहीं भाई, हमें सपने थोड़ी ना आ रहे होंगे कि यार t इक्वल्स टू 0 पे कहां है, वो सवाल में देना चाहिए था। सर अगर 0 की जगह 4, 2 माइनस कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दे देता तो यार वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है सर, ओके। तो क्या करना है? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो अब पोजीशन टाइम कर्व में स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी और कॉन्केविटी रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन। याद आया? तो यहां पर आप जानते हो कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, आप ध्यान से सुनना, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा 0 से लेकर 30 सेकंड तक। तुम बोलोगे सर वेलोसिटी यहां नेगेटिव है। अरे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है मेरे भाई, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। तो साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। तो यहां पे स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, वो हमेशा ऐसा ही आएगा। अब कॉन्केविटी अपवर्ड या डाउनवर्ड वो डिसाइड करेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो कॉन्केविटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन 0 मतलब स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। बस खत्म हो गया यहीं पे ये। तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप से, कॉन्केविटी अपवर्ड्स, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। इस टाइप का ये कर्व बनेगा। तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आया, ऐसा कैसे बना दिया आपने? सुनो, 0 से 10 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, हाँ, तो एक्यूट एंगल बनेगा स्लोप का सर, हाँ। और वेलोसिटी बढ़ रही है, हाँ, तो वो इंक्रीज होता हुआ स्लोप बनेगा, हाँ। या डायरेक्ट भी बोल सकते हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड कॉन्केविटी, मतलब कुछ ऐसा कर्व बनाना है आपको। बना दिया सर। ये तो हो गया अपना, कहां की बात हो गई ये भाई? ये हो गई अपनी 10 सेकंड, 10वें सेकंड तक की बात हो गई। अब 10 से 20 तक क्या हो रहा है? 10 से 20 तक जो है एक्सेल वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना, स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है तो कॉन्केविटी होगी नहीं, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन। अरे यार, इसीलिए स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक? ऑब्वियसली 20वें सेकंड तक। अब ऐसा मत बोलना ये 10 ज्यादा बड़ा दिख रहा है, 20 छोटा दिख रहा है, इतना समझ जाना है ना। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद वापस से वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, मतलब स्लोप तो ऐसा रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो रहा है।
तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो ये कर्व बनेगा कुछ ऐसा कम होता हुआ, और डाउनवर्ड कॉन्केविटी सीधे भी बोल सकते थे क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे, तो कुछ ऐसा। अब ये कर्व उसमें घुस गया तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, वो अलग अलग है, सेपरेट कर्व है। तो इस पॉइंट पे जाके आपको ये बात समझनी होगी कि इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई है, तो यहां पे टैंजेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यहां पर भी टैंजेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। स्लोप 0 आना चाहिए क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो स्लोप 0 आना चाहिए। तो ये आपका पोजीशन टाइम कर्व आएगा, पोजीशन टाइम कर्व ये आएगा आपका। आई बात समझ में? अच्छा, कई बार आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि यार स्पीड टाइम कर्व बना दो। कैसा कर्व बना दो? स्पीड टाइम कर्व। तो आप ये ध्यान रखो, स्पीड टाइम कर्व बनाते वक्त आपको एक खास बात का जो ध्यान रखना है वो ये कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पर तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव ही है हमेशा, तो स्पीड टाइम कर्व भी यही हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस कहीं कर्व नीचे है तो बस उस नीचे वाले कर्व को ऊपर बना दो, नीचे वाले कर्व को क्या बना दो? ऊपर बना दो। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा एक सवाल से। तो यहां पर ध्यान से सुनना, देखो मैं काफी मतलब इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं यहां। आपको ये पता ही होगा, कल वाले सवाल में हमने एक ग्राफ बनाया था कि अगर एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर उछालते हो तो वापस आता है और टकराता है कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। और फिर मैंने कहा था यार इसका vt कर्व प्लॉट कर दो, तो आप लोगों ने बड़े आराम से वो चीज समझ ली थी, और आपने ही ये, अरे यार, अरे क्या हो रहा भाई तुझे? हाँ, तो आप लोगों को बड़े आसानी से वो चीज समझ में आई थी क्या, कि जब इसको मैंने ऐसा ऊपर फेंका तो एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी आपकी कुछ पॉजिटिव है, फिर वो वेलोसिटी कम होते जा रही है, फिर वो 0 हो रही है, फिर वो नेगेटिव हो रही है। लेकिन इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है, तो कर्व आपका जो आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये कल हमने सीखा था, कर्व जो है आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा। मतलब बात ये होगी कि इधर ये u हो जाएगा, और ऐसे ही जब आप बात करेंगे तो आपका ये जो है ये कितना आ जाएगा? ये माइनस u। ये वो टाइम है जिसपे मैक्सिमम हाइट पे है, और ये वो टाइम है जब वो फाइनली टकरा गया है ना। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम कर्व है। कौन सा टाइम? कौन सा? वेलोसिटी और टाइम का कर्व। अब आपको कोई कहे, ये तो हम कल बना चुके, लेकिन अब आपको कोई कहे कि यार इसका है ना स्पीड टाइम कर्व बनाइए, ड्रॉ स्पीड टाइम कर्व, तो आप क्या बोलोगे? आप इस बात को समझना कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती थे, क्या मतलब है आपका? यार क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, उसको हमेशा पॉजिटिव कहा जाता है। मतलब अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी आपकी मान लीजिए -2 है, तो आप स्पीड क्या बोलोगे? +2। मतलब ये जितना पॉइंट नीचे आ रहा था, तो कर्व किधर बनाऊंगा मैं? इधर। ये अगर मान लो -1 है तो कर्व बनाऊंगा मैं इधर। समझ रहे हो? मतलब -2 है तो वो +2 हो जाएगा, -1 है तो वो +1 हो जाएगा, -3 है तो वो +3 हो जाएगा, -4 है तो वो +4 हो जाएगा। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो क्या कि इस पूरे कहानी में जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हुई, वहां पे बस इसको ऐसा ऊपर की तरफ पलटा दो, इन सारी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना दो। मतलब इसको तो एज इट इज रहने दो, जो पॉजिटिव है उसको मत छेड़ो, बस इस नेगेटिव वाले को रोटेट कर दो, इस लाइन को ऐसा घुमा दो ऊपर की तरफ। नहीं समझे सर? मैं समझाता हूं ना यार, मैं समझाता हूं, कुछ नहीं है इसमें। यहां पर मैं कह रहा हूं बस इतना सा कि अगर आप इसी का स्पीड टाइम कर्व बनाते हो, इसी का आप क्या करते हो? स्पीड टाइम कर्व बनाते हो, इसी का आप क्या करते हैं? अगर स्पीड टाइम कर्व बनाते हैं, स्पीड और टाइम कर्व, तो आपको बस इतना सा एक चीज करनी है कि ये स्पीड u से 0 हुई, फिर 0 से वापस u हो गई। ये सेम लेवल पे आ गया क्या? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बस ऐसा कर्व बन जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, बस उसको ऊपर घुमा दो। मतलब ऐसा यहां से एक लाइन बना दो, बस खत्म। ये स्पीड टाइम कर्व हो गया तुम्हारा, खत्म। इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं। अब तुम बोलोगे अच्छा फिर तो
पोजीशन टाइम कर्व का भी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और डिस्टेंस टाइम कर्व बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो सर प्लीज बनाओ फिर। तो यहां मैं लिख देता हूं इसमें पार्टिकल को कैसे थ्रो किया गया था। इसमें आपको यह बताया गया था कि पार्टिकल is thrown upwards with u मीटर पर सेकेंड। देन आपको ड्रॉ करना था ये है ना, फ्रॉम ग्राउंड से इसको फेंका था, ग्राउंड लेवल से। ठीक है, टाइम आप बता सकते हो, ये टाइम कितना होगा भाई साहब, ये होगा 2u/g। ये टाइम कितना होगा, ये होगा u/g। ये सब बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी कहानी का नेक्स्ट पार्ट। आपको क्या कहा गया कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम कर्व। क्या? डिस्टेंस टाइम कर्व। तुम बोलोगे हो जी पोजीशन टाइम कर्व तो बनवा दो पहले। पोजीशन टाइम कर्व तो बनवा दिया था भाई। अच्छा तो डिस्टेंस टाइम कर्व, हाँ डिस्टेंस टाइम कर्व कैसे बनेगा बनाते हैं। देखो पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनाते हैं। तो मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, यार इसको भी इधर ही बना लेते हैं जिससे कि एक के नीचे एक बना पाऊं मैं ना, आप थोड़ा समझ पाए। या इसी कर्व में मैं बना दूंगा ना, इसी कर्व में मैं बना दूंगा। अब बोलोगे इसी कर्व में बना दूंगा से मतलब क्या है आपका, मैं समझाता हूं, टेंशन ना लो। तो पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की, डिस्प्लेसमेंट और यहां पर टाइम। तो आपको पता है कि पहले जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो थी u, मतलब स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स होने चाहिए। सर पूरी जर्नी के दौरान ही एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो कॉन्केविटी पूरी जर्नी में ही डाउनवर्ड रहेगी। सर लेकिन एक बार वो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक बार जब वो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो यही तो कल हमने सीखा था कि जब पार्टिकल आपने उछाला तो वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी सर पॉजिटिव है, फिर सर वेलोसिटी जीरो हुई, फिर नेगेटिव। मतलब कर्व कुछ ऐसा एक्यूट एंगल बनाता हुआ, फिर 0 डिग्री बनाता हुआ और फिर ऑब्ट्यूस एंगल बनाता हुआ दिखेगा। मतलब कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो कुछ ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, या ऐसा भी कोई बोल सकता है कि ऐसा भी बन सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ऐसा ऊपर जाके नीचे आना, ये हमको समझ में आ गया किस लॉजिक से, कि वेलोसिटी ऊपर थी इसलिए पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, फिर 0 तो पैरेलल, और फिर वेलोसिटी नीचे मतलब नेगेटिव तो स्लोप ऑब्ट्यूस एंगल बनाना चाहिए। तो इन सभी केसेस में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, आपको यह भी पता है ना कि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो अगर आपको कुछ ये लग रहा था तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतने हिस्से में अपवर्ड कॉन्केविटी है, इतने हिस्से में डाउनवर्ड कॉन्केविटी है, तो कॉन्केविटी तो हमेशा डाउनवर्ड रहनी है। तो जब वो ऊपर जा रहा है तब भी डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है तब भी कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो ये आपका कर्व कुछ ऐसा स्टार्ट होगा और वेलोसिटी 0 बस एक मोमेंट पे हुई यहां, और उसके बाद एज इट इज ऐसा का ऐसा सिमेट्रिक कर्व। मैंने कल बताया था इसको पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला बोलने की वजह क्या है, वजह यह है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये मैंने कल बताया था आपको। तो टी स्क्वायर, तो जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी y और x में तो पैराबोलिक कर्व आता है। अब यहां पर आपको कहा जाए, इसको यार थोड़ा छोटा बनाए ना यार, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने है ना, क्योंकि मेरे को इसी में डिस्टेंस टाइम भी बनाना है। तो ये ऐसा जाएगा और ये कुछ ऐसा चले जाएगा, ये चीज। तो आपका ये वाला जो टाइम है कौन सा, ये टाइम है हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसमें वो सबसे ऊपर है। ऐसा मत सोच रहा पार्टिकल ऐसा नहीं जा रहा, पार्टिकल तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है। ये तो वाईटी कर्व है, ये वाईटी कर्व है, मतलब यार डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। अब कोई बोले यार डिस्टेंस टाइम कर्व बनाओ, तो है बात। तो चलो तो डिस्टेंस टाइम कर्व बनाते हैं, कुछ अलग कलर से बना देते हैं, है ना। तो ये कलर दिख रहा है, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस टाइम। तो आप ये ध्यान रखना डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती है, डिस्टेंस या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। और आपको यह भी पता है कि जब तक डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहते हैं। तो जब तक वो ऊपर जा रहा है तब तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। मतलब यहीं से इसको मैं डॉटेड बना देता हूं,
यहां तक तो क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगा, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट तो नीचे जाएगा लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी। तो आप क्या करो, आप बस इस लाइन के अबाउट जैसे ही वो डिस्प्लेसमेंट नीचे जाने लगेगा ना, तो उसी की मिरर इमेज बना दो। सर मिरर इमेज क्यों बनाई, ये समझाओ आप। आपने बना दी, हम बना लेंगे, लेकिन क्यों ये समझाओ कि डिस्प्लेसमेंट का कर्व नीचे गया तो मिरर इमेज क्यों बनाई आपने, मिरर इमेज क्यों बनाई। मिरर इमेज मैंने इसलिए बनाई मेरे भाई, आप थोड़ा सा अगर यहां पे समझोगे तो पहली बात तो ये बढ़ना चाहिए डिस्टेंस, हाँ ठीक है बढ़ना चाहिए, लेकिन मिरर इमेज क्यों, अब बताता हूं। मिरर इमेज इसलिए क्योंकि अगर मैं यहां टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, ध्यान से सुनना, मान लो इस पॉइंट पे ये टैंजेंट जो है कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा। तो अगर मैं एक और लाइन बनाऊं, एक और टैंजेंट बनाऊं इस ब्लू वाले कर्व पे, ठीक है, तो ब्लू वाले कर्व पे अगर मैं टैंजेंट बनाता हूं, तो क्या आप ये बात समझ पाते हो क्या कि टैंजेंट जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, माइनस का टैन थीटा, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पे टैंजेंट रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, कितना आएगा, माइनस टैन थीटा। स्पीड कितनी बोलोगे तुम, सर स्पीड हम बोलेंगे टैन थीटा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन हटा के बात करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम कर्व में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऑब्वियसली स्पीड रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो यहां पर जो नेगेटिव स्लोप था उसको उतना ही पॉजिटिव बनाना है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए ना। ये वाली टैंजेंट भी, आपको अगर बात समझ में आ रही है तो आप ये ध्यान से समझ पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जितना यहां पे नेगेटिव स्लोप आ रहा था, इस वाले कर्व पे उतना ही पॉजिटिव स्लोप आना चाहिए। ऐसा हर पॉइंट के लिए होगा। तो जैसी टैंजेंट यहां बन रही है उसका जस्ट पॉजिटिव एंगल बना दो। तो हर पॉइंट के लिए अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ऐसा तभी मिल पाएगा जब तक कि ये ऊपर वाला कर्व इसका मिरर इमेज ना हो। तो ये मैंने आपको समझाया। तो क्या करना है यहां, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द मिरर इमेज। दोबारा सुन लो, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा नीचे जा रहा है, तुम बोलोगे हाँ जा रहा है, तो डिस्टेंस टाइम कर्व को क्या कर दो, जहां से डिस्प्लेसमेंट नीचे जाने लग रहा है वहां से मिरर इमेज बना दो उस हिस्से की ऊपर। क्यों, क्योंकि जितनी यहां वेलोसिटी नेगेटिव उतनी ही यहां वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, या स्पीड पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब ये अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो ये यहां पे उतना ही एक्यूट एंगल बनाना चाहिए, ये उतना ही एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। तो वो एक्यूट बनाने के लिए एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी टेंजेंट चाहिए हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जितना एंगल यहां उतना ही एंगल ऐसा। तो ऐसा करोगे तो वो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब तक कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। मतलब यहां पे एक मिरर रख दो तो इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, है कि नहीं। जैसे ये मिरर अगर तुमने रख दिया, ठीक है, ये मिरर तुमने रख दिया यहां पर और एक कर्व ऐसा जा रहा है, तो इसकी इमेज मिरर में कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो बस यही मैं समझा रहा हूं। तो इस तरीके से यू कैन ड्रॉ व्हाट, स्पीड टाइम कर्व या डिस्टेंस टाइम कर्व। बस ये ध्यान रखें कि मिरर इमेज बना देनी है, कहां पर, जहां भी आपका डिस्टेंस की बात हो रही होगी। आगे बढ़ा जाए और बात करी जाए अगले वाले सवाल की। अच्छा, ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इससे मुझे पता लगेगा कि भाई ऑडियंस जो सुनने वाली है वो किस मतलब हद तक चीजों को समझ पा रही है ना। आ रही है बात समझिए तो जरूर बताना। और देखो ऐसा हो सकता है कि पहली बार में थोड़ी सी चीजें क्लियर ना हो, है ना, और सब बच्चों को ये बात सब बच्चों को क्लियर हो जाए ये इम्पॉसिबल है ना। सब बच्चों को कैसे क्लियर हो सकता है, वो भी एक बार में। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई, जूझना पड़ेगा। अब हो सकता है बहुत कंसेप्ट्स आपके वीक हो, उसकी वजह से कईयों को ये बात ही समझ नहीं आ रही। सर ये टैन थीटा, ये स्लोप, ये क्या बोल रहे हो आप। तो यार वो तो सब मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया है, टैन थीटा स्लोप, यहां जो भी बात हो रही है। तो जिनको भी समझ में आई हो जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहां दे दिया है साफ साफ, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। तो आपसे पूछ रहा है यहां पर पार्टिकल हैज अ जीरो एवरेज एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुन लो, सबसे पहली बात एरिया अंडर द कर्व निकाल लो इसका। तो
आपको साफ साफ यहां से पता लग जाएगा कि ये अगर 10 है, ये 10 है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए। एक दो एंगल, तीनों एंगल सेम और एक साइड सेम, तो कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हर साइड सेम होगी, तो ये 20 है तो ये सेम, ये सेम, मतलब ये 10 होगा, तो ये मिड से इसको काटते हुए जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया आपका आ जा रहा है 0, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो टोटल एरिया क्या आ जा रहा है, टोटल एरिया इज 0, इसका मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल इज 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई, वो थी 0, तो फाइनल भी कितनी होगी 0। सर कैसे आया, अरे बहुत आसान है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है सर, 0 होता है। अब यार अगर एरिया अंडर द कर्व 0 होता है तो वो चेंज इन वेलोसिटी को ही तो रिप्रेजेंट करता है। सर कहां करता है, अरे एक्सेलरेशन टाइम कर्व में। सर बताया था क्या आपने, हाँ बताया था, अभी स्क्रॉल करके देखो पीछे जाओ, तुमको दिखेगा यही चीज समझाई थी, कैसे वो भी समझाया था। फिर ठीक है सर, तो ये दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है। हाँ इनिशियल कितना है 0, तो फाइनल भी कितना होगा 0, मतलब 20 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी होगी 0। मैं कौन से टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, ये फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू 20 सेकेंड्स, ये ध्यान रखना, 0 से 20 सेकेंड्स की बात हो रही है, यहाँ 0 टू 20 सेकेंड्स की बात हो रही है। चलो सर यहां आते, पार्टिकल हैज अ 0 एवरेज एक्सेलरेशन। अब कुछ नहीं बोला है, मतलब यहां बोला गया फॉर द गिवन टाइम इंटरवल 0 से 20 के लिए एवरेज एक्सेलरेशन इज 0। तो भाई साहब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला जरा बताना। सर वो होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। सच्ची, हाँ सर ये कितना है सर, ये तो 0 है, अभी आपने ऊपर बताया, तो एवरेज एक्सेलरेशन 0, सही बात है ना, इजी। अब मैंने एक कमेंट देखा जिसमें बच्चे बोल रहे थे सर आप कई टफ सवालों को भी इजी बोल देते हो। अरे देखो ये यहां टफ कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें थी। पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, भाई देखो स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, फाइनली वेलोसिटी 0 हुई, बीच में वेलोसिटी 0 हुई ही नहीं है। मतलब वो 0 से चला, स्टार्ट हुआ, चलने लगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा और फिर 0 हो गया, तो डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं। 0 होने के बाद अगर वो वापस चल रहा होता, मुड़ रहा होता, तो हम कहते हैं कि हाँ डायरेक्शन में चेंज हुआ है। सर ये कैसे पता लगता, अरे ऐसे पता लगता है, मान लो ये कर्व थोड़ा सा लंबा दे दिया गया होता तो नेगेटिव एरिया आपका ज्यादा होता, नेगेटिव एरिया ज्यादा होता तो एरिया आपका एक नेगेटिव वैल्यू आती, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आता, इसका मतलब वो 0 से नेगेटिव हो गई, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो यहां पर हैज नेवर टर्न अराउंड, सही बात, ये भी सही है। पार्टिकल हैज 0 डिस्प्लेसमेंट, ये गलत है। कई लोग बताओ क्या करते हैं, उनको ऐसे रटा पड़ा रहता है, एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। अरे ये तो ध्यान रख लो किसके अंदर, वो वेलोसिटी टाइम कर्व में होता है मेरे भाइयों, यहां एक्सेलरेशन टाइम कर्व है। तो एक्सेलरेशन टाइम कर्व में एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो यहां डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, यहां तो होगा नॉन 0 होगा, वो चले जा रहा है इसी डायरेक्शन में, घूम के तो वापस आया ही नहीं वो। एवरेज स्पीड इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू 10 is the same as the average speed in the interval from 10 to 20। एवरेज स्पीड क्या होती है सर, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। पक्की बात, हाँ सर पक्की बात। अच्छा तो यहां कैसे चेक करेंगे हम, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए, हाँ बिना सॉल्व किए। सर एरिया चेक, अरे एरिया से तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, हाँ सर एरिया से तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन आप क्या एक बात को नोटिस कर रहे हो, क्या है सर वो बात, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लो वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, तुमने कहा ठीक है सर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था और ये उसका इनिशियल पॉइंट था t इक्वल्स टू 0। 10वें सेकंड पे उसने कुछ वेलोसिटी अचीव कर ली होगी और 20वां सेकंड आते आते वो वापस से रेस्ट पे आ चुका है। u उसका कितना है 0 और यहां मान लो उसने कुछ v वेलोसिटी अचीव कर ली है, ये भी आप निकाल सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया, तो एरिया यहां पे 100 आ रहा है। अगर आप 0 से 10 सेकंड की बात करोगे, ध्यान से सुनना, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी एट 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू एरिया, तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 50 आ जाएगा, तो वेलोसिटी आपकी 50 आ जाएगी।
कैसे सर, समझ नहीं आया? अरे एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है सर, 50 आ रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। हाँ सर, तो v माइनस यू, यू तो 0 है तो v 50 आ गया। अच्छा यहाँ पे 50 है। अब थोड़ा सा नोटिस करना इस बात पे, इसको यार मैं अगले स्लाइड में बना देता हूं, समझाना चाहूंगा मैं इसको अच्छे से। कई जने सोचेंगे कि सर यहां क्योंकि एवरेज स्पीड की बात हो रही है ना, तो मुझे वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या 0 से 10 तक डिस्टेंस दोनों का सेम है कि नहीं। सेम है तो एवरेज स्पीड जो है वो सेम रहेगी, अदरवाइज सेम नहीं रहेगी। अब उनको लगेगा कि यार सर 80 कर्व में तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो निकाल नहीं सकते, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि वीटी कर्व बनाओ, तो इसका सर वीटी कर्व बनाते हैं। नहीं जरूरत है सर, क्यों जरूरत नहीं है यार, क्यों जरूरत नहीं है भाई? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको यहां पर यही तो समझा रहा हूं कि ये कर्व सही बना है। एक मिनट, हाँ, तो यहां अगर हम देख रहे हैं तो इधर ध्यान से सुनना बात को, तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर वो चलना स्टार्ट करता है t इक्वल्स टू 0 पे, या यार ऐसा करते हैं, इसको भी इसके नीचे बनाता हूं, इस लाइन को एकदम इधर। इसने चलना स्टार्ट किया यहां से, ठीक है, u था इसका 0, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी अभी अभी हमने निकाली, कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और फिर इस पॉइंट पे आते आते इसकी वेलोसिटी वापस कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना। यहां से चलना स्टार्ट किया, चलता रहा, मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही और फिर कम होती रही, फिर कितनी हो गई, 0। अब बात यह है कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ गई, तो अब तुम बोलोगे हमको तो सेम दिख रही है, अरे वो तो टाइम का बना दिया इसलिए सेम दिख रही है, इसका मतलब तो ना सेम होगी, है ना। ऐसा नहीं, मत बोल देना सर ये 0 था, ये 10 था ना, 10 था, कितना था भाई, 10 सर, तो 0 था, ये 10 था, ये 20 था, अरे तो सेकंड है, ये डिस्टेंस देख रहा हूं मैं कितना चला वो एक्चुअली में, तो ध्यान से सुनो। जब मैं बात करता हूं इधर 0, तो यहां देखो इनिशियल और फाइनल मोमेंट पे वेलोसिटी 0 है, हाँ सर है, इधर 50 है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यार आप है ना इसके इस वाले पॉइंट के थोड़ा सा जस्ट पहले देखो, थोड़ा सा जस्ट पहले, और इसके उतना ही जस्ट बाद में, मतलब डेल्टा टी सेकंड पीछे जाओ, डेल्टा टी सेकंड आगे जाओ, जितनी यहां नेगेटिव वेलोसिटी है उतनी यहां पॉजिटिव वेलोसिटी है। मतलब कहने का यह है कि थोड़ा सा पहले अगर यहां पे मान लो इसकी स्पीड, ये थोड़ा दूर बना रहा हूं मैं, इसकी स्पीड 49 थी, थोड़ा सा और आगे इसकी स्पीड 49 होगी ही होगी। जैसे मान लो इससे जस्ट डेल्टा टी सेकंड्स पहले इसकी स्पीड 49 थी, तो यहां से डेल्टा टी सेकंड्स बाद 49 होगी। तो यहां से कुछ डेल्टा टी सेकंड्स पहले अगर 48 थी, तो यहां से डेल्टा टी सेकंड्स बाद 48 होगी। बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो क्या आपको दिख रहा है, जिन जिन टाइम इंस्टेंट्स के लिए जो वेलोसिटी यहां थी, उतने ही डिफरेंस आगे आपको वही वेलोसिटी वापस मिल जा रही है। मतलब कुछ dt टाइम के लिए ये 48 मीटर पर सेकंड से चला होगा, dt टाइम के लिए 49 से चला होगा, 46, 44, मतलब 0 से लेकर 50 तक जो जो वेलोसिटीज इसकी आई, जितने जितने टाइम तक वो चला उन वेलोसिटीज के साथ, वही चीज वापस रिपीट हो रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन 48 की वजह से जितना वो यहां चल लेगा, 48 की वजह से उतना ही यहां चल लेगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। 48 की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, तो 48 की वजह से वही डिस्प्लेसमेंट यहां भी होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम बिहेवियर है उसका। 49 की वजह से जितना यहां चला उतना ही यहां, तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट का हर छोटा हिस्सा एग्जैक्टली आपको वहां भी मिल जाएगा। तो इसका एडिशन और इसका एडिशन सेम होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ये इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं, और बिना कुछ सॉल्व किए सीधे मैं कह सकता हूं कि डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सवाल की। तो ये सवाल जो एक अपना कल छूट गया था, है ना, मतलब मैंने इसको प्रॉपरली प्रिंट नहीं किया, मतलब टाइप नहीं करवाया था, टाइप होने में शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी और मुझे चेक करना चाहिए था। तो ये मैं वापस से इसको लेके आया हूं सवाल को। यहां आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, पार्टिकल का मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। अब ए एक्स कर्व आपको बताना है, तो ये ऑप्शन है आपका ए, और मान लो ये बी, और ये सी, और ये डी। अब हो सकता है आईआईटी के पेपर में
ए बी सी डी इधर उधर हो, बाकी ऑप्शन यही थे। अगर ये आपको साफ से नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको थोड़ा सा सही बनाता हूं। वैसे कर्व दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बनाता हूं वी नॉट और एक्स नॉट। ठीक है, तो ये कर्व कैसा दिख रहा है आपको? ये कर्व आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, ये वी नॉट और ये एक्स नॉट, ये वी और ये एक्स। अब यहां से आपको एक्सेलरेशन टाइम कर, तो देखो एक तरीका तो यार ये है सीधे सीधे देखना कि तुम इक्वेशन लिख दो इसकी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? इसका स्लोप आ जाएगा माइनस का वी नॉट बाई एक्स नॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। अब तुम बोल ऐसा मत बोलना ये तो एक्यूट है, एंगल ये वाला देखा जाता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ये सब मैथमेटिकल टूल्स में सिखाया है। तो इसका स्लोप कितना आ गया? माइनस का वी नॉट बाई एक्स नॉट, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इंटरसेप्ट कितना है? v नॉट है, तो ये v आ गया आपके पास। कितना आ गया भाई साहब? v आ गया है आपका, v आ गया है माइनस का v नॉट बाय एक्स नॉट v प्लस v नॉट, तो मैं dv बाई dx निकाल लेता हूं, तो dv बाई dx में ये माइनस का v नॉट बाई एक्स नॉट तो क्या आ गया? ओहो ये x आएगा, dv बाई dx में ये चीज तो कांस्टेंट आ गई, x का डिफरेंशिएशन 1 और v नॉट तो कांस्टेंट है तो 0, तो ये आपके पास जो है dv बाई dx की वैल्यू आ गई है। अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वो आ जाएगा v dv बाई dx, और v कितना है? v है आपके पास माइनस का v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस v नॉट, और यहां पर dv बाई dx की वैल्यू कितनी है? वो आ रही है माइनस का v नॉट और ये एक्स नॉट। अब सुनो, यहां पर इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और ये एक्स, और ये माइनस का वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। भाई मल्टीप्लाई किया मैंने, अब ये मेरे पास एक्सेलरेशन का कर्व आ रहा है, तो साफ दिख रहा है ये स्लोप हो गया जो पॉजिटिव है, ये y इंटरसेप्ट हो गया जो नेगेटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव और y नेगेटिव, मतलब कर्व कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का कर्व बनेगा, y इंटरसेप्ट नेगेटिव और ये स्लोप कैसा? पॉजिटिव। सर लेकिन ये ऐसा बनेगा कहां से कहां तक? कहां तक जाएं हम? अगर मुझे एक्सेलरेशन और x के बीच का कर्व बनाना है तो आपको साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट पर आके, इस पॉइंट पे आके एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सर इस पॉइंट पे आके एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है। तो आप इधर x की वैल्यू को कितना डाल दो? 1 मिनट, x की वैल्यू x नॉट जब है तो आप चेक कर लो, क्योंकि कर्व देखो ये कहां तक जा रहा था? ये जा रहा था x नॉट तक, तो मेरे पास इक्वेशन तो आ गई, कर्व कहां तक बनाऊंगा? x नॉट तक, तो डालो यहां x नॉट। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई सर? सर क्या किया आपने? मैंने इक्वेशन लिखी, ठीक है, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया, तुम बोलोगे ठीक है सर, फिर मैंने एक्सेलरेशन लिखा v dv बाई dx, तुमने बोला ठीक है लिख दिया, ये इक्वेशन आई, हाँ सर आ गई, ये कर्व आ गया, हाँ आ गया, कैसे आया सर? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप, ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब ये वाली जो चीज आएगी वो आएगी वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, और कर्व कहां तक बनाना होगा? मुझे एक्स नॉट तक बनाना होगा, तो एक्स नॉट पे जरा देखो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स नॉट डालो यहां पे, तो आपका एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, इसलिए यहीं तक, यही एक्स नॉट है, तो कर्व यही बनाना है। अब ये जो है आपके पास ये आ जाएगा आंसर। सर ये इतना करना पड़ेगा क्या? डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है क्या? ऑप्शन जब दे रखे हैं तो हाँ बिल्कुल है तरीका। क्या है सर तरीका? बताना जरा। यार एक तरीका तो ये है कि तुम सीधे सीधे यहां से देख पा रहे हो कि एक्सेलरेशन तुम्हारा होता है v dv बाई dx, होता है कि नहीं? तो इस कर्व में dv बाई dx कैसी वैल्यू है? वो एक नेगेटिव वैल्यू है। हाँ सर ये तो मैं देख सकता हूं, dv बाई dx एक नेगेटिव वैल्यू है। एक और तरीका बता रहा हूं इसको जल्दी करने का, क्योंकि ऑप्शंस जब रहते हैं तो कई बार आप बिल्कुल आपके सामने आंसर होता है, बस उसको ढूंढना है जल्दी से। तो dv बाई dx कैसा है आपका? सर वो नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि स्लोप ऐसा बन रहा है। और v कैसा है? सर वो तो पॉजिटिव है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन आपका कैसा आना चाहिए? वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आनी चाहिए सर, तो ये ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए ये ऑप्शन हट गया। अच्छा, फिर अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी, देखो dv बाई dx एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेरिएबल है,
तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हट गया। यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। अच्छा, तो सर अब इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है, तो साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी v जो है अपना x के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। x के साथ v की वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है v की वैल्यू कम हो रही है। तो v की वैल्यू अगर कम होगी तो a की वैल्यू भी कम होगी, तो मैग्नीट्यूड वाइज a की वैल्यू कम होनी चाहिए। x जैसे जैसे बढ़ा तो मैग्नीट्यूड वाइज a की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो आपको वो यहीं कम होती हुई दिख रही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी करके तुम आंसर ढूंढ सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक सवाल अब आपको ये दिया हुआ है, ये सवाल आपको खुद ट्राई करना है। ये सवाल कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व था वेलोसिटी और एक्स में, तो एक्सेलरेशन और एक्स में भी आपका स्ट्रेट लाइन कर्व ही आया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। इस सवाल में भी आपको क्या बोल रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये आपका होमवर्क है, ये शायद मैंने पिछले क्लास में भी दिया था, तो आज नहीं करा रहा हूं, अब इसको ट्राई करना कि वो एक्सेलरेशन जो है वो उसका कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। तो ये c जो है वो क्या हो गया, वो स्लोप हो गया उस कर्व का, और d क्या हो गया, d हो गया y इंटरसेप्ट। मतलब ए एक्स कर्व अगर आप बनाओगे तो चेक कर लो पहले c पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो c पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है, तो एक कर्व कुछ ऐसा बनेगा ए एक्स कर्व। d भी पॉजिटिव, ये आ जाएगा 3 और ये एंगल आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। कैसे, क्योंकि स्लोप की वैल्यू 1 आ गई। स्लोप की वैल्यू 1 कब आएगी, जब tan थीटा कितना होगा 45। सर ये कैसे लिख रहे हो आप, ये सब मैंने मैथमेटिकल टूल्स में बता रखा है, आपको ध्यान होगा कि अगर कोई लाइन होती है आपके पास तो उसका ये स्लोप हो जाता है, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है वो स्लोप, और जो कांस्टेंट है वो y इंटरसेप्ट। डी की वैल्यू इधर 3 दे रखी है, इसका मतलब y एक्सिस पे कहां कट करेगा, ये 3 पे। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1, मतलब स्लोप कितना है 1। तो ये आपका एक्सेलरेशन और x का इक्वेशन आ रही है, आप सीधे इधर लिख भी सकते हो। और आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड एट x इक्वल्स टू 0। तो स्पीड जो है मतलब ये वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है इस कर्व में। इस इक्वेशन का ऐसा कर्व आ रहा है, इस इक्वेशन का ऐसा कर्व आ रहा है, तो यू हैव टू फाइंड u, दिस इज योर होमवर्क। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वेरिएबल एक्सेलरेशन की। वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है दोस्तों, ये हमने पहले भी एक तरीके से पढ़ लिया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहीं ना कहीं आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल आया होगा इक्का दुक्का क्वेश्चन में, लेकिन एज अ टॉपिक इसको एक जगह पर हम पढ़ेंगे। अब एक्सेलरेशन आप जानते ही हो क्या है, जहां भी वेलोसिटी में चेंज हुआ, चाहे उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों, वहां एक्सेलरेशन की उपस्थिति होगी। और एक्सेलरेशन जो है वो आपका इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों होता है। अब हमने एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से शुरुआत की थी, जहां पर आपका एक्सेलरेशन जो था कांस्टेंट था, तो अब वो वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल आने का क्या मतलब है, एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूं, सीधा साधा सीधी सीधी सी बात यह है कि जैसे मैंने कहा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो भाई साहब ये कैसा हो गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ये भी आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मान लो 3v स्क्वायर, ये भी आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहां टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, तो टाइम चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज हो गया। कोई पार्टिकल पे एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। और एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन इस बार एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वो वेरिएबल है। और यहां पर हम क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहां पे मैग्नीट्यूड में चेंज की ही बात कर रहे होंगे, डायरेक्शन में चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप के आपके पास एग्जाम्पल होंगे, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैंने एक बात आपको और बताई थी पहले ही, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर आपके पास पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है ना, आपके पास पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, तो आप डिफरेंशिएट करके, क्या करके, आप डिफरेंशिएट करके पहुंचते थे कहां पर, वेलोसिटी पे।
पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके आपको मिलती थी वेलोसिटी। ऐसे इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिलता था, तो आपको मिलता था एक्सेलरेशन। तो आपको अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको कुछ वेलोसिटी से रिलेटेड ही चीज मिलेगी, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन से रिलेटेड कोई चीज मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। बात यह है कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना। इसको पूरी तरीके से रट नहीं लेना है। तो अब जैसे मैंने क्या कहा, केस बनाते हुए हम चलते हैं तो अपने आप बातें धीरे धीरे एक एक करके हर बात समझ में आएगी। तो जैसे मैंने ये कहा, अब देखो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ थ्योरी है। अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें आता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एप्लीकेशन। मैं आपको बस इसका एप्लीकेशन सिखा रहा हूं एक तरीके से कि कैसे लगाया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन मान लीजिए वो फंक्शन ऑफ टाइम है और आपसे यहां पर वेलोसिटी की बातें की जा रही है कि बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो आप जानते हो एक्सेलरेशन को आप dv बाई dt ही लिख सकते हो। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, dv बाई dt। और dv जो है वो आपका कितना आएगा, वो आएगा ft और dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि इस dt टाइम में वेलोसिटी में चेंज ये है। तो वो जो पूरा जर्नी है, वो पूरा जो मोशन है, उस पूरे मोशन को आप dt टुकड़ों में अगर तोड़ लेते हो तो हर dt टाइम में चेंज इन वेलोसिटी इज dv। तो टोटल चेंज अगर आपको निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट द होल थिंग। तो आप जब इधर इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां टाइम की लिमिट लगेगी। तो इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी भी इनिशियल और फाइनल टाइम पे, क्योंकि यहां टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये v फाइनल। अब ये कुछ रटने जैसी बात नहीं कि सर इसको रट लूं क्या मैं, अरे यार रटने की थोड़ी ना बात है, ये तो समझने की बात है। जैसे कोई कहे कि सर मैं तो है ना इसको ऐसा लिख लेता हूं, आपने एक और फॉर्मूला बताया था v dv बाई dx। तो सर मैं ऐसा लिख लूं अगर, तो क्या अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, सॉरी ft था ना, ये फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है, ये रहा फंक्शन ऑफ टाइम, 4t स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। तो सर क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि अब मैं ऐसा बोल दूंगा कि वो dx डिस्प्लेसमेंट में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था वो dv था, अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं इसे। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है ये दिक्कत है। क्यों है दिक्कत, यहां v तो इंटीग्रेट हो जाएगा v के रेस्पेक्ट में। आप ये जानते हो कि इंटीग्रेट जब आप किसी के रेस्पेक्ट में करते हो तो वो फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो उसी के टर्म्स में होना चाहिए। अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो वो x के फंक्शन को ही कर पाओगे, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टाइम के फंक्शन को ही कर पाओगे। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो वेलोसिटी का ही हो पाएगा या वेलोसिटी के फंक्शन का ही हो पाएगा। मतलब यहां पर पॉसिबल नहीं है कि आप x के रेस्पेक्ट में टाइम को इंटीग्रेट कर दो, तो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बात को समझना, ठीक है। तो सर इसका मतलब आप कुछ ये कहना चाह रहे हैं फिर, चलो पहले एक एग्जांपल बताता हूं मैं ना, पहले एक एग्जांपल ही कर लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या कहा, एग्जांपल के तौर पे हमने कहा, अरे यार हाँ, एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो मान लो अपना कितना था, वो था कुछ 3t स्क्वायर, ये आपको दिया गया और आपको ये भी बताया गया है कि एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज 0 और x की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, वो भी 0 है। ये सब गिवन है इस सवाल में, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। फिर पूछा गया है, पूछा है आपसे फाइंड पहला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आप बता दीजिए क्या क्या होगा। अब एक्सेलरेशन दे रखा है तो वेलोसिटी तो भाई साहब इंटीग्रेट करके निकलेगी, तो क्या करना है यहाँ पे। अब पता है, अब तो मुझे सवाल को लल्लू बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बच्चे क्या बोलेंगे। यार देखो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा सोचो कि सर ये तो है ना, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सा लग रहा है ये हमें।
ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सर कैसे नहीं है यार, आप जरा बताइए। हाँ सर पूछिए। एक्सेलरेशन अगर आपको दिया है तो क्या वेलोसिटी निकालने के लिए मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दूं क्या? अब बच्चे बताऊं क्या होता है तुम्हारे साथ, बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुमने जो सीखा है ना तुम उसको भूलने को तैयार नहीं हो, और वो खास करके वो चीज है नाइन्थ वाली। कई जने तो बोल रहे हैं अरे हमने तो नाइन्थ में पढ़ाई नहीं करी फिर भी हमको समझ नहीं आता, हम क्या करें, हमारे लिए क्या कहोगे? हाँ ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन जनरली क्या होता है कि लोगों को वो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी नाइन्थ का इतना याद है, फिर वो 11th में भी पढ़ लेते हैं भिड़ते ही। तो उनको ऐसा लगता है कि यार वेलोसिटी जब भी निकालनी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दो, एकदम आंख बंद करके घुमा दो, बस यही इक्वेशन। नहीं ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है ना मेरे भाई, ये वेरिएबल है। तो यहां v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी करके या s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो आपको यहां इंटीग्रेशन की मदद लेनी ही पड़ेगी इस लेवल पर, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, तो यहां पर हम लिखेंगे v को, सॉरी a को लिखेंगे हम dv बाय dt, जो कि अपना कितना है 3t स्क्वायर। और आप समझते हो कि t का जो इंटीग्रेशन है वो t के साथ ही हो सकता है, इसलिए dt को उधर ले गया और यहां मैंने कर लिया इंटीग्रेट। और अब मैं क्या बोलूंगा, जो मुझे गिवन है कि t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी है 0, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी कितनी है मुझे नहीं पता, तो मैंने v बोल दी। अब यहां से जब आप देखेंगे तो जरा बताएं क्या दिख रहा है आपको? सर ये दिख रहा है इधर 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? सर 1 का इंटीग्रेशन v आ जाएगा, ठीक है? 1 का इंटीग्रेशन सर v आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी u से, सॉरी वो तो 0 ही थी, तो 0 से v, u आपका 0 ही है ना, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 से v, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t क्यूब, 3 कांस्टेंट है और t का पावर 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो क्यूब से क्यूब कट गया, मतलब 3 से 3 कट गया, तो ये आ जाएगा t क्यूब, और 0 से t, तो एक बार अपर लिमिट डालूंगा एक बार लोअर लिमिट डालूंगा, फिर यहां पर भी क्या करूंगा, एक बार अपर लिमिट डालूंगा और एक बार लोअर लिमिट डालूंगा। तो लो साहब ये आ गया आपका v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आ गया v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, खत्म बस। हाँ बस सर मतलब t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0, हाँ डाल दो। 1 पे सर 1 पे 1, 2 पे सर 8, 3 पे 27, बस इस तरीके से हो जाएगा। अब बताओ इसमें कहां कुछ गड़बड़ थी? बेसिक इंटीग्रेशन है, बेसिक एकदम इजी वाला। हाँ हाँ ठीक है, आगे सर ज्ञान मत दो ज्यादा, आगे की बात बताओ। अब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है? हाँ पता है। तो वेलोसिटी पता है, आप पोजीशन निकालने कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके। तो v को क्या लिखूंगा? अब सर आप वही कहानी वापस रिपीट करने वाले हो कि v को जो है मैं लिख लूंगा dx बाई dt। समझ में आई बात? और t जो है वो यहां, ये dt जो है t क्यूब को इंटीग्रेट करने के काम में आ जाएगा। मतलब dx को जैसे ही मैं लिखता हूं t क्यूब इंटू dt, तो कोई तकलीफ नहीं है मुझे यहां ऐसा लिख देने में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू, चलो मान लो यहां पे आपको कह दिया था x की वैल्यू 2 थी, वैसे मैं जानता हूं कई बच्चों ने शायद 0 के हिसाब से सॉल्व कर ली होगी, तो चलो 0 ले लेते हैं। 2 हो -2 हो, जो है वो रख दो यार, यहां पे कोई टेंशन नहीं लेनी। और किसी टाइम t पे पोजीशन x, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, 0 से x आ जाएगी वैल्यू, और ये आ जाएगा t4/4, और लिमिट कहां से कहां तक की? 0 से t की। तो एक बार x रखूंगा एक बार 0 रखूंगा, तो ये आपके पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब बताओ यहां कहीं कोई तकलीफ है? सब कुछ एकदम इजी है, एकदम इजी, एकदम हलवा, एकदम हलवा, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है? हाँ आपको तो यही लगेगा, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो आप लोगों को तो लगेगी ही ना। बात भी सही है, बात भी सही है, लेकिन तुमने भी तो पढ़ लिया है, तुम अभी फ्रेश पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हो। नहीं सर कई जने हैं जो पहली बार पढ़ रहे हो, और क्या पता कुछ लोग कुछ महीनों बाद कुछ सालों बाद देख रहे होंगे इस वीडियो को, है ना, तो शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो भी आपको ये इजी ही लगना चाहिए अगर आपने हर लेक्चर को ढंग से देखा है। नहीं लग रहा सर फिर भी क्या करें अब बताओ? तो यार कुछ नहीं, मेहनत करो, उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो फिर
ये सवाल इजी लगेंगे और अपने आप, मतलब होता है ना कई बार क्या कि जैसे ऐसे होता है कि मान लो किसी को किसी चीज से डर लगता है या किसी जानवर से डर लगता है ना। मान लो उसको जो है गली के कुत्तों से डर लगता है ना, कुत्तों से डर लगता है किसी इंसान को, ठीक, बड़ा डर लगता है, और उसका फिर आगे जो है पाला पड़ जाए कुत्ते से भी भयानक जानवर से। मान लो भयानक जानवर से पाला पड़ गया, उसने ट्रेनिंग ले ली थोड़ी सी, कुत्ते की जगह मान लो भेड़िए से भी लड़ना सीख गया वो, कैसे, वो एक अलग बात है, अपने मेहनत अपनी संघर्ष से। अब फिर जब कभी वो कुत्ता सामने आएगा उसके, तो क्या उसको डर लगेगा? वो कहेगा अबे मैंने तो भेड़िए मार डाले, ये तो एक गली का कुत्ता है कि नहीं? तो अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, डिफिकल्ट, अगर आप उससे भी और टफ लेवल की चीज को कर लेते हो, तो फिर ये तो क्या है ये तो बच्चा हो गया ना एकदम, ये तो कुछ लगेगा ही नहीं तुम्हें, है कि नहीं? तो फिर यहां पर फिर आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि यार ये सवाल फिर कुछ टफ भी है। तो सर ये कैसे होगा यार? भाई मेहनत करो, मेहनत करते रहो। मैं बता रहा हूं ना, एक ही चीज की कमी होती है हर बच्चे में कि वो कंटिन्यूअसली मेहनत नहीं करता, और ये तुम जानते भी हो। तुम्हारी फिजिक्स अगर खराब है या कोई सब्जेक्ट अगर खराब है, तो उसकी मेन वजह क्या रही होगी? अगर सब कुछ सही था, मतलब आपको टीचर भी सही मिल गए थे, आपने क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी टाइमली, तो उसकी मेन वजह रही होगी कि आप बीच में हिम्मत हार गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि अपने को समझ नहीं आ रहा है ना, और फिजिक्स में ही खराबी है या उस सब्जेक्ट में ही खराबी है, अपने से बात नहीं बन रही। तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत बहाने देगा अलग अलग तरीके के। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मतलब क्या पता कुछ और परिस्थिति भी हो, लेकिन अक्सर मन जो है ना वो ऐसे रीजंस देता है जिसमें आप खुद को ब्लेम नहीं करते, आप दूसरे को ब्लेम कर देते हो आप दूसरे के ऊपर अपनी असफलताओं का ठीकरा फोड़ देते हो। आप अगर सेलेक्ट नहीं भी होगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार मैंने मेहनत नहीं की थी, आप यही करोगे अरे यार मैंने तो क्या है ना वो यार मैं पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ने की तो खूब कोशिश करता था, लेकिन है ना यार मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। क्या है, घर वाले काम करवाते रहते थे दिन भर, कभी मम्मी सब्जी लेने भेज देती थी, कभी कहती थी जा दूध ले आ, घर पे बैठा ही तो है ना, कभी पापा कुछ कहते थे कि यार ये ले, अब ये चीज ऊपर रखवा दे, इसको नीचे उतरवा दे, है ना। या यार मेरे तो घर में जो है छोटा भाई है वो हमेशा परेशान करता रहता है, छोटी बहन है वो हमेशा शोर मचाती रहती है, या हमारे घर में तो एक ही कमरा है तो हम मेरे को पढ़ने की जगह ही नहीं है ना। मतलब बहुत तरीके के एक्सक्यूजेस तुम बड़े आसानी से दे दोगे दुनिया को ये बताने के लिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, लेकिन असली वजह अगर नहीं हुआ है तो सिलेक्शन आप ही हो ये बात को समझना। क्यों? क्योंकि बात यह है कि आपने मेहनत नहीं की, उस वजह से आपकी स्थिति यह है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितना जल्दी जिम्मेदार बन जाओगे, उतना ही जल्दी आपको फायदा होगा आपके प्रिपरेशन में और आपके आने वाली लाइफ में। तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, भले ही वो चाहे दूसरा कर रहा, चाहे हो सकता है किसी दूसरे की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन हमेशा यही समझो कि यस यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन व्हाट इज हैपनिंग। मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है उसके लिए सिर्फ ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप ही जिम्मेदार हैं और आप ही हैं जो उसको बदल सकते हैं। अगर आपकी आज स्थिति खराब है तो आप ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। और कौन आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सकता है? आप ही निकाल सकते हो। वो गाना सुना है डिवाइन का, मैं और मेरा भाई, है ना, कौन सा मेरा भाई करके गाना है ना उसका, तो उस गाने का जो एक बोलते हैं एक सार क्या है, उस गाने का सार यही है कि मैं ही मेरा भाई हूं, मतलब और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही हूं जो मेरी मदद कर सकता हूं। मतलब अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मुझ में मोटिवेशन नहीं है, तो वो कोई और बाहर से आके हवा नहीं भरेगा, बाहर से आके आपको कोई कितना भी पंप कर दे, वो सब बस टेम्पररी पंपिंग होती है। उससे आप थोड़ी सी देर के लिए हाईली मोटिवेटेड फील करोगे, उसके बाद कुछ नहीं। अगर आपके अंदर ही आग नहीं है तो आपको खुद को ही बदलना होगा यार, ये बात को समझना, आपको खुद को बदलना होगा। आप क्या चाहते हो ना, आप चाहते हो कि लाइफ एकदम इजी चलते रहे, मैं मजे भी मारता रहूं और यार बस कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए। आज ये कुछ नया लॉन्च हुआ है, आज वो कुछ नया लॉन्च हो रहा है, कल कुछ और लॉन्च होगा, परसों कुछ और होगा, अगले साल कुछ और होगा। मेरे को एक उम्मीद हर बार जगेगी और बस मैं उस उम्मीद के पीछे चले जाऊंगा, लेकिन मैं मेहनत कभी नहीं करूंगा। यहां बस आपसे गड़बड़ हो जाती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऐसी बात नहीं, हम तो करते हैं मेहनत। नहीं करते हो तुम? नहीं सर करते हैं हम तो पढ़ रहे हैं सर।
अरे पढ़ रहे हो लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हो क्या? रेगुलर पढ़ रहे हो? कितने दिन पढ़ते हो तुम? सर हमने ना जब से बैच स्टार्ट हुआ था ना, मतलब जब हमने एडमिशन लिया था तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन हमने पढ़ा था, लेकिन कोई मतलब ही नहीं निकला। अच्छा 10-15 दिन से मतलब तुम्हारा लेवल इंप्रूव हो जाएगा? तुमको ये लगता है कि तुम अगर आईआईटी को क्लियर करने के लिए तुम्हें 15 दिन चाहिए, तो फिर तो तुम बेवकूफ हो, या पूरी दुनिया बेवकूफ है जो 2 साल घिसती है खुद को। आईआईटी से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले ही तैयारी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि यार 15 महीने 1 महीने में लेवल तो आ ही जाता है ना? तो बात को समझो ना। मैं मानता हूं हो सकता है आप जब स्टार्ट हुए होंगे आपने मेहनत की होगी, मैं उससे उससे मना नहीं कर रहा उस चीज को कि आपने नहीं की होगी, लेकिन बात यही है ना कि आपको लगता है कि बस रिजल्ट, आज मेहनत करूं तो कल रिजल्ट आ जाए, और कई तो और निराले होते हैं, आज मेहनत करूं तो आज ही रिजल्ट आ जाए। मतलब आज मैं पढ़ा तो आज ही सब कुछ समझ में आना चाहिए, आज ही सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। भाई साहब वेट करना पड़ता है, पेशेंट मतलब पेशेंस आपको होनी चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर कोई बंदा अपनी फिजिक जो है, मान लो मसल मास उसे गेन करना है, जिम जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन गया और उस दिन जो है 4-5 घंटे एक्सरसाइज करके तुम्हें दिख रहा है कि भाई साहब एकदम बॉडी मस्त पंप हो गई उसकी। नहीं, ये एक ग्रेजुअली धीरे 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 चेंजेस आते हैं। चमत्कार या जादू टाइप की कोई चीज नहीं होती है, धीरे 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 चेंज आएगा। तो वो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, रुको और निरंतर प्रयास करते रहो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा और तुम देखोगे कुछ समय बाद तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। खैर बहुत टाइम खा गया आज मैं तुम्हारा, बट अभी हम बात करेंगे केस सेकंड की। आज लगता है टाइम ज्यादा लेके जाना पड़ेगा अपने को। केस सेकंड, अगर एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन है तो तुम बोलोगे सर इसको लिख देता हूं ना डीवी बाई डी टी, क्या दिक्कत है? डीवी बाई डी टी लिख देता हूं तो फिर मैं कर दूंगा इंटीग्रेट जैसा आपने बताया था। दिक्कत है मेरे भाई, एक्स को क्या टाइम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं सर, मैं क्या करता हूं ना, ऐसा कर लेता हूं, इसको इधर ले आता हूं फंक्शन को नीचे, और अब इंटीग्रेट कर देता हूं। अरे तो एक्स को तो तुम v के साथ भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करूं? तो सोचो, क्या एक्सेलरेशन को x के टर्म्स में लिखा जा सकता है? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि मैं एक्सेलरेशन को ऐसा लिख दूं v dv बाई dx? हां भाई, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। आपको यहां x दिख रहा है तो आपको इस x को इंटीग्रेट करने के लिए x चाहिए ही चाहिए, तो एक्सेलरेशन को ये लिखना ही पड़ेगा, ऐसा करके लिखना ही पड़ेगा। और फिर आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इंटीग्रेशन करते वक्त यहां पे अब लगाओ x की लिमिट और इधर वेलोसिटी की लिमिट, ये x फाइनल ये v फाइनल। अच्छा तो सर एक और चीज बताना, अगर मान लो केस 3 हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, अब ये कुछ थियरी पार्ट नहीं है कि मैं बता रहा हूं तो ही तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, नहीं बताता तो तुम सोचना चाहिए, नहीं बताता तो ये बात सोचना चाहिए तुम्हें खुद से। केस 3 सुनो, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मतलब कुछ ऐसा आ जाए, एक्सेलरेशन कहां गया भाई, अरे हाँ, एक्सेलरेशन 3v² आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन है, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन है। अब सर अब तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, चाहे मैं dv बाई dt लिखूं या फिर मैं v dv बाई dx लिखूं। मैंने कहा यार क्यों? सर बात यह है कि ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो इसको तो मैं यहां ले ही आऊंगा, तो v का v के साथ इंटीग्रेशन होने में कोई लफड़ा नहीं है, और dt यहां अकेला इंटीग्रेट कर ही लेगा इसको 1 को, बिल्कुल सही बात है। और सर ऐसे ही यहां की जब मैं बात करूंगा तो यहां भी v अपॉन एफ v हो जाएगा। अब ऊपर v नीचे भी फंक्शन ऑफ v, तो है तो v का फंक्शन ही ना सर, तो वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा v के साथ, और यहां dx है तो 1 जो है उसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा। तो जी हां बिल्कुल, यहां कोई टेंशन नहीं, आप कह सकते हो इसी तरीके से, आप इस केस में तो आप बिल्कुल ऐसे चल सकते हो। अब ऐसा मत सोचना यहां vi क्यों लिख रहे हो,
यू क्यों नहीं लिख रहे? अरे वी आई का मतलब भी इनिशियल वेलोसिटी, यू को भी इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, तो चाहे यू लिखो, वी लिखो, वी आई लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर वी लिख दो या वी एफ लिख दो, एक ही बात है। वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी, है ना। सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो थोड़ा सा जान में जान आएगी हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल लेते हैं एक। तो जैसे मैंने आपको कहा जैसे कि मैंने कहा कुछ, चलो यार अपन ये ट्रिपल ई वाले एग्जाम्पल लेते हैं ना ठीक है, देखो ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है? पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो क्या कह रहा है, और फिजिक्स में थोड़ा डूबने की कोशिश करो। फिजिक्स को समझना है तो फिजिक्स ढूंढो, डूबो यार उसमें। मतलब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार टाइम कितना हो गया, अरे यार बोर हो रहा हूं। आपके अगर माइंड में आपका जेईई का लक्ष्य क्लियर है, फिर यार बाकी चीजें तो मतलब फिर मैटर ही नहीं करती हैं, टाइम ये वो। अगर आपको मजा आ रहा है, कभी कोई चीज कर रहे हो और उसमें आपको मजा आने लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो करना चाहते हो तो आपको मजा आता है। और मजा जब आने लगता है तो क्या आपको पता लगता है कितना टाइम गुजर चुका है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही आप फिजिक्स में उतरोगे तो पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है भाई। जब आपको चीजें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं, उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो आपको फिर टाइम का पता नहीं लगता। और वो मजा कब आएगा? मजा तब आएगा जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। रिजल्ट्स मतलब आप सवाल कर रहे हो, आपसे सवाल बन रहे हैं, अपने आप मजा डेवलप होगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। और सवाल बनने के लिए कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब ध्यान से सुनो, यहां कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा कई जने बोलते सर नोट्स बनाने में 1 घंटा और एक्स्ट्रा चले जाता है हमारा। अरे क्यों, तुम क्यों लिख रहे हो ये पूरी लाइन ऐसे एज इट इज? तो क्या करे नोट्स बनाते हुए? नोट्स बनाते हुए जो मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं बस वो लिख लो, एक डालो कि ये गिवन वैल्यू है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो ऐसे लिखवा देते क्या? मैं तो आज तक नहीं लिखवाया भाई, 8 साल पढ़ाया है, 8 साल ऑफलाइन में, ये कभी ऐसा नहीं लिखवाया मैंने। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज के लिए मॉड्यूल है ना तुम्हारे पास, बुक्स है ना तुम्हारे पास, यहां तो टाइम बचाओ, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लो बस। तो क्या दिया हुआ है, पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स टू 0, थोड़ा टाइम बचेगा ना तुम्हारा इससे। फालतू ये कोई स्कूल का थोड़ी ना वर्क चल रहा है कि तुम आज इसको लिखोगे, फिर तुम सजाओगे, अंडरलाइन खींचोगे, मैं किसी दिन आके चेक करूंगा, वेरी गुड डाल के जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना चल रहा है। समझो टाइम की इंपॉर्टेंस समझो, बड़ा कीमती है अभी समय तुम्हारा, बड़ा कीमती है। और इस थोड़े से समय में ही तुम काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। मैंने बोला ना, भीड़ से खुद को अगर अलग निकाल के रखना है तो बिल्कुल तुम्हें भीड़ से अलग काम भी करने होंगे। भीड़ का मतलब क्या होता है? जो हर कोई करता है वो भीड़ करती, क्योंकि भीड़ में हर कोई शामिल होता है। तो अगर आपको भीड़ से अलग निकल के खड़ा होना है तो आपको काम भी भीड़ से, जो एक एवरेज आदमी करता है वैसा काम नहीं करना होगा आपको। कि हाँ यार सब कुछ लाइफ में चल रहा है, पढ़ने का मन किया तो पढ़ लिए, है ना, खेलने का मन किया तो खेल लिए, कुछ खाने का मन किया तो कुछ खाने खाने बाहर निकल गए, या घर कुछ बनवा लिया। एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए, एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ। एक स्टूडेंट था आज से 4 साल पहले, है ना, 4 या 3, नाम तो मैं नहीं लूंगा। वो स्टूडेंट ने, वो घर जाता था ना, घर अपनी क्लास लेकर के घर जाता था, स्कूल से जब घर आता था, कोचिंग से जब घर जाता था, उसका टाइम फिक्स था। मतलब मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, लेकिन मान लो वो 2 बजे स्कूल से आ रहा है, 2 बजे वो घर पहुंच गया, तो उसका टाइम फिक्स था कि भाई 2:10 पे मेरे को खाना मिल जाना चाहिए और 15 मिनट मेरे खाने के हैं। वो 15 मिनट में अगर उसको खाना नहीं मिला, मान लो 2:10 पे नहीं मिला उसको, है ना, 2:15 पे उसको खाना मिला, अब उसके बाद 10 ही मिनट बचे, तो 10 मिनट में जितना उसको खाना था वो खाता था, बाकी फिर वो क्या करता था, बाकी टाइम वो बस टाइम उसका खत्म, 15 मिनट वो वेस्ट नहीं करता था। समझ रहे हो बात? मतलब उसने घर वालों को क्या रखा है कि भैया मेरे को 2:10 पे खाना दे देना, और मैं जो हूं 2:25 तक खाना खा के उठ जाऊंगा। अब घर वालों से गलती हो गई, घर वालों ने उसको जो है 2:20 पे खाना दिया, तो बस 5 मिनट खाना खाएगा। अब चाहे उसमें वो आधी रोटी खाया हो, 1 रोटी खाया हो, जो भी खाया हो, या सब कुछ खाया हो उसने। डिसिप्लिन देखो बंदे का, मतलब वो अपने घर वालों तक को फोर्स कर रहा है। अभी क्या होता है, घर वाले तुम्हें फोर्स करते हैं, अरे पढ़ ले, थोड़ा डिसिप्लिन में आ जा। वो बंदा अपने घर वालों को फोर्स कर रहा था कि भाई खाना 2:10 पे दे देना, अगर 2:25 से ज्यादा हो गया तो वो खाना नहीं खाता था। उसकी मम्मी ने बोला था मुझसे आके कि सर ये खाना नहीं खाता है, इसको बोलो कम से कम इतना तो लाइफ में डिसिप्लिन ना रखे। सोचो कितना डेडिकेटेड होके लोग काम करते हैं। ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी, एक रियल एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ऐसा करता था वो,
और घर वाले फिर उनको पता था कि यार वो खाना नहीं खाएगा तो देते थे उसको 2-10 पे खाना। ये जस्ट एक बता रहा हूं मैं एग्जांपल, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितने बजे खाता था वो, और ऐसा ही उसके हर चीज के लिए था कि मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। तुम बोलोगे तो रोबोट हो गया, रोबोट नहीं, डेडिकेशन देखो, उसको जो चीज हासिल करनी है उसके लिए देखो कितना बड़े सेक्रीफाइस कर रहा है, कितने बड़े सेक्रीफाइस कर रहा है। तो तुम क्या सोचते हो बिना सेक्रीफाइस के ऐसे मजे मारते हुए आईआईटी मिल जाएगी? जी नहीं, और मिल भी गई तो अच्छी रैंक नहीं आएगी, नाम का सिलेक्शन हो जाएगा, आईआईटी के अंदर नहीं जा पाओगे। चलो तो आते हैं यहाँ पर, आज मैं पता नहीं क्या कुछ ज्यादा ही शायद तुमको बोर कर रहा हूं, पका रहा हूं, लेकिन समझो बात को, इंपॉर्टेंस को। तो x इक्वल्स टू 0 पे t, या को दे रखा पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे, उस वक्त टाइम कितना है? 0 है, और वो मूव करने लगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी जो है वो है अल्फा रूट x। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। अब वेलोसिटी दे रखी है आपको। अब तुम बोलोगे सर आपने तो एक्सेलरेशन की कहानी बताई थी, वेलोसिटी कहां से आ गई? अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, है तो वही बात ना, आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है और आपको पोजीशन निकालनी है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे, इसको लिख दो dx बाई dt, इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं, x जो है वो नीचे आएगा, t को उधर भेज दो। बस आपको यह करना है कि जहां dx है तो उसके साथ में सारे x आ जाने चाहिए जहां जहां लिखे हैं। तो ये x की पावर -½ हो जाएगा और ये अल्फा dt हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो अब, बस कुछ नहीं करना। सीखो इस चीज को, बार बार करोगे हैबिचुअल हो जाओगे। सर फील नहीं आ रहा, नहीं आता तो भी आ जाएगा, एक बार करके तो देखो यार, करके तो देखो। तुम लड़ने से पहले ही हथियार डाल देते हो, ये सबसे गलत आदत होती है कई बच्चों की। तो आपसे टाइम के, तो t इक्वल्स टू 0 पे आपको कह रखा है x 0 है, तो किसी टाइम t पे x कितना होगा, तो इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करोगे अगर आप, तो यहां पर आपको -½ + 1 + ½ -½ + 1 + ½ ये मत बोलना इसको ये कैसे लिख दिया, डिनोमिनेटर में गया क्या? हाँ सर गया। डिनोमिनेटर में क्या है? x की पावर ½ ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाती है, और ये अपने पास आ गया 0 से x, ये आ गया अल्फा t, 1 का इंटीग्रेशन t, अल्फा कांस्टेंट है, तो यहां पर एक बार मैं x डालूंगा, एक बार मैं 0 डालूंगा, और ये जो हाफ था ये 4th टर्म है तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, और ये अल्फा t, एक बार t डालूंगा एक बार 0 डालूंगा, तो आपके पास t - 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 2x की पावर ½ और अल्फा t। तो x की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 4, और इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। तो आपको साफ दिख रहा है कि x इज एक्चुअली इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4। तो यहां पर x जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। सर ये डिस्प्लेसमेंट का ही है तो पोजीशन है। अरे भाई x इक्वल्स टू 0 आपका ओरिजिन है तो पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, है कि नहीं? तो चेंज इन पोजीशन इज x, क्योंकि इनिशियल पोजीशन इज 0। तो ये आपका जो है यहां पर मामला हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना? यही अगर मैं कुछ जैसे, अब मैं मान लीजिए a की वैल्यू भी अगर कुछ ऐसा बोल देता ax स्क्वायर, तो नहीं कर सकते थे क्या? इसको कर सकते थे सर, इसको मैं क्या लिख देता? v dv बाई dx, v dv बाई dx। जैसे मान लो एक सवाल ही मैं लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने? सवाल मैंने लिखा कि इफ a इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ओके, और आपको ये बता रखा है कि एट x इक्वल्स टू 0, उस वक्त टाइम भी आपका जो है वो कितना है? वो 0 है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो आपकी कितनी है? वो भी 0 है, ये गिवन है, और आपको बताना है v एज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल, a को लिख लेंगे हम v dv बाई dx, फिर इसको ऐसे लिखा, इधर ले आओ v dv इधर, तो v को इधर ही रखना है क्योंकि ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, और x को रखना है इधर क्योंकि ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट करते ही x की वैल्यू जब 0 थी तो v भी कितना है? 0, और किसी x पर वेलोसिटी कितनी है? v, तो ये आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आ जाएगी 0 से v, और ये आ जाएगा आपके पास x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 से x। तो यहां से आपको जो v मिलेगा वो मिल जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो v की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 2, और 2 की पावर ½ और x की पावर 3/2, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो
तो v की वैल्यू ये आ जाएगी, खत्म। बस इस तरीके से v एज अ फंक्शन ऑफ x। अब कोई बोले सर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो निकाल लो भाई, dx बाई dt लिखो और इंटीग्रेट करके x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया सर, फिर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t रख दो यहाँ पे, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा। कहां दिक्कत है? आ रही है बात समझ में? उम्मीद करता हूं आ रही होगी, ठीक है ना। तो एक और सवाल करते हैं, ये ट्रिपल ई, AI ट्रिपल ई। अच्छा, कई जने बोलेंगे सर ये AI ट्रिपल ई क्या है? तो यार IIT मेन का जो पहले नाम था वो AI ट्रिपल ई था। तो AI ट्रिपल ई मतलब IIT मेन का एग्जाम। सर एडवांस नहीं, एडवांस नहीं, एडवांस का पहले अलग पेपर होता था, है ना। AI ट्रिपल ई से उसका कोई लेना देना नहीं था, पेपर ही अलग होता था, सब एडवांस दे सकते थे पहले। अभी जो IIT मेन क्वालिफाई करता है वो एडवांस दे सकता है। तो AI ट्रिपल ई IIT मेन वो एक ही लेवल होता था, ठीक है। तो यहां आपको बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम। तो अब ये सवाल एक बार आप खुद से ट्राई करना। आपको v कितना दे रखा है? v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर, और आपको dx एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो इसको dx बाई dt लिख लो, और ये v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर, और ये dt को इधर भेज दो और इंटीग्रेट कर लो। तो t की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0 है, किसी टाइम t पे x की वैल्यू x, तो ये x आ जाएगा। ये मैं ही कर देता हूं अब। तो ये कितना आ गया? v नॉट t, v नॉट तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन t, ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, f कांस्टेंट है, ये आ जाएगा t क्यूब बाई 3। लिमिट लगेगी 0 से 1 तक, है ना। या चलो 1 तक नहीं लगानी, t तक लगा दो, 0 से t तक। वैसे तुम ये भी कर सकते थे कि 0 से 1, तो सीधे ही आंसर निकल जाता। अब आंसर आपका रखने के बाद ये आ जाएगा v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3। तो t की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां से b ऑप्शन मिल जाएगा, खत्म खत्म, कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से हम जो है यहां पर चीजों को करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। आओ एक और सवाल देखते हैं, क्या दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे रखी, डी एक्सेलरेट, तो डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन एट अ रेट ऑफ इतना, तो आपको डी वी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2.5 रूट वी। तो बताया था ना आपको, एक्सेलरेशन कैसे दे दिया? एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब चाहे इसको ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, आपकी मर्जी है, उसने आपको खुद ने ऐसा लिख के दे दिया है। और अब वो क्या कह रहा है? द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, कितनी देर बाद वो रुकेगा। देखो, तो अब आप मुझे बताओ, क्या v का इंटीग्रेशन यहां हो सकता है? v का इंटीग्रेशन तो v के साथ ही होगा, तो इसको नीचे ले आता हूं, v की पावर हाफ है, और ये आ गया माइनस का 2.5 और dt, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये आ गया v की पावर माइनस हाफ। क्यों ऐसा कर रहा हूं यार? v का इंटीग्रेशन v के साथ ही हो सकता है इसीलिए। और अब आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो t की वैल्यू जब 0 थी, तो उस टाइम पे स्पीड कितनी थी आपकी? मैं इसको अभी u बोल देता हूं, है ना। वैसे u मुझे पता है, u कितना है? 6.25। चलो मैं लिख देता हूं यार, नहीं कई बच्चे जो है कंफ्यूज होते रहेंगे, सर वैल्यू क्यों नहीं रखी, वैल्यू क्यों नहीं रखी, तो मैं लिख देता हूं। और किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी मैंने कहा 0 हो गई। ये तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो कि आप ऐसा बोल दो टी टाइम पे वेलोसिटी v, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो और फिर v को 0 रख के t की वैल्यू निकाल लो। या डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी टाइम t पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो वो टाइम निकालना है, तो निकाल लेंगे। कितना आएगा? वो टाइम आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा v की पावर हाफ अपॉन हाफ, और ये आ जाएगा अपना 6.25 से 0, ये माइनस का 2.5 और 1 का इंटीग्रेशन t जो आ जाएगा 0 से t, तो ये 2 तो इधर चले गया ऊपर, एक बार 0 रखूंगा तो 0, और एक बार 6.25 का रूट है, एक तरीके से ये 6.25 का क्या है? रूट, और ये आ रहा है माइनस का 2.5 इंटू टी।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2.5 ही आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो ये 2.5 लिखा हुआ है और यहां पर है 2.5 और इंटू टी, तो ये कटा ये कटा। देखो कोई कैलकुलेशन टफ नहीं है, सब कुछ बड़ा आसान है। टाइम निकल गया अपने पास कितना, 2 सेकंड। 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, खत्म। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा यहां कुछ है ही नहीं। इस तरीके से आपके वेरिएबल एक्सेलरेशन और ये सब कहानियां बन जाती, ठीक है। चलो तो अभी टाइम देखें, ओके एग्जैक्ट 1.5 घंटा हो चुका है। तो अभी मैं क्या करना चाहूंगा, इक्के दुक्के क्वेश्चन आपको एक बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन, और फिर डेरिवेशन करवाऊंगा आपको एक, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। तो इस बार सवाल क्या है वो सुनो। सवाल ये है कि आपको ये बताया गया है कि एक पार्टिकल को ऐसा ऊपर की तरफ उछाल दिया। अब ऊपर की तरफ जब उसको उछाला तो फाइनली जाके वो कहीं पे रुकेगा, लेकिन ये भी बता रखा है कि इस बार एयर की रेजिस्टेंस भी कंसीडर करनी है, और उस एयर की रेजिस्टेंस की वजह से एक एक्स्ट्रा रिटार्डेशन हमको मिल रहा है। एयर की रेजिस्टेंस की वजह से, ये मैं लिख देता हूं कि रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ये कितना है, ये आपको दिया हुआ है माइनस का के वी, जहां पर के क्या है, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड वी इज द स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हो आप ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आपने भी देखा होगा एयर रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी होती है उतना ही ज्यादा आपको महसूस होता है। जैसे अगर आप खड़े हो तो आपको कोई एयर का इतना इफेक्ट महसूस नहीं होगा अगर हवा नहीं चल रही है, लेकिन आप भागने लगे तो आपको हवा ऐसे उल्टी चलती हुई महसूस होती है, आपके ऊपर एक फोर्स सा महसूस होता है। और अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो वो फोर्स और तेज महसूस होता है, और अगर आप बाइक बहुत तेज चला रहे हो तो आपको महसूस होता है कि यार हवा जैसे आपको धक्का दे रही हो पीछे, मतलब हैंडल वैंडल ना पकड़े या आपके पीछे कोई हल्का फुल्का आदमी बैठा हो तो कहेगा भाई मैं उड़ ही जाऊंगा, है ना। तो बहुत तेज हवा आपसे टकरा रही होती है कि नहीं। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा एयर का रेजिस्टेंस आपको महसूस होगा। तो रिटार्डेशन आपको दिया गया है। नेगेटिव क्या साइन दिखा रहा है, नेगेटिव ये दिखा रहा है कि वो अपोजिट है वेलोसिटी के। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव इंडिकेट्स दैट द रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ये भाई राइटिंग पे थोड़ा सा, राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज अपोजिट टू वेलोसिटी। तो मान लीजिए इसको कुछ यार वैल्यू ही ले लूं क्या, तुम नहीं फिर हो सकता है तुम लोग परेशान हो और कहो यार सारे क्या कर रहे हो आप। तो 2 भी ले लेते हैं, के की वैल्यू क्या ले ली मैंने 2। तो अब बताने की जरूरत नहीं, के क्या है, के कांस्टेंट है। के क्या है, के है आपका एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने 2 बोल दी। और u भी चलो मैं ले ही लेता हूं, u मैंने कह दिया इसको कुछ 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं। सवाल ये कितनी हाइट पे जाके वो रुकेगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड बतानी है आपको। फाइंड एच मैक्स आपको बताना है कितने हाइट पे जाके वो रुकेगा। अब देखो यहां कहानी क्या है, सुनो। तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, और तुम्हें क्या पता है, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर रिटार्डेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ग्रेविटी भी तो है। तो जब तुम इस पार्टिकल को उछालोगे, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे, जब इस पार्टिकल को उछालोगे तो यहां हो क्या रहा है, यहां जो है ग्रेविटी की वजह से तो है ही फोर्स, और एक यहां पर रिटार्डेशन इसकी वजह से भी है। सर आपने प्लस क्यों लिख दिया, उधर तो माइनस है। यार वो माइनस क्या दिखा रहा है कि वो वेलोसिटी के अपोजिट है, मतलब अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसका डायरेक्शन नीचे है, तो ग्रेविटी भी नीचे और वो रिटार्डेशन भी नीचे, तो दोनों प्लस ही होंगे ना, क्योंकि माइनस उसकी वैल्यू थोड़ी ना, माइनस तो रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, माइनस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन।
माइनस जो है वो तो डायरेक्शन बता रहा है, तो यार वो ये बता रहा है कि वो नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर है तो नीचे लगेगा, मतलब जब वो ऊपर जा रहा होगा तो रिटार्डेशन उसको नीचे महसूस होगा, और जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसको ऊपर की तरफ महसूस होगा। तो एक इतना रिटार्डेशन इसको महसूस होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी की वजह से, तो ये है ही। तो क्या इस पर्टिकुलर केस में, क्या इस पर्टिकुलर केस में आप ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि जब ये ऊपर जा रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो मैं यही लिखूंगा। तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर बिल्कुल यही होगा, यही हमें दिख भी रहा है साफ साफ, है ना, है कि नहीं। अब क्या किया जाए, तो सर एक्सेलरेशन जो है वो आपका आ गया g प्लस 2v, और हमें जो है मैक्सिमम हाइट निकालनी है, हमें जो है, और मान लो टाइम भी आपको निकालना कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा ना, फाइंड टाइम, पहला टाइम बताता हूं, फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये पहला, और दूसरा आपको यही बताना है वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो अभी अगर मैं देखूं तो मुझे टाइम निकालना है, तो एक्सेलरेशन को मैं दोनों लिख सकता हूं, vdv बाई dx और dv बाई dt, तो मेरा काम अभी dv बाई dt से होगा क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। आप समझो बात को, थोड़ा सा समझो, आपको टाइम निकालना है यार, तो टाइम निकालना है तो आपको एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखना पड़ेगा। सर लेकिन यार एक चीज बताओ, आपने तो यहां लिख दिया कि एक्सेलरेशन जो है g प्लस 2v, ये तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब तो ऐसे हो गया जिसको एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा होगा वेलोसिटी को, जी नहीं, वेलोसिटी को वो क्या कर रहा है, अपोज। एक नेगेटिव साइन हम लगाएंगे, क्यों, किस खुशी में लगाएंगे मेरे भाई, क्या वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त कम नहीं हो रही, हाँ सर हो तो रही है, तो dv बाई dt कैसी वैल्यू है सर, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कैसा है, नेगेटिव, तो ये कैसी आएगी टर्म, नेगेटिव। तो सर आप यहां पर ऐसा ही बोल देते फिर कि वो तो माइनस 2v था ही, ये भी माइनस जी है, तो टोटल माइनस जी प्लस 2v है, हाँ ऐसा बोल दो, बोलने में साइन के साथ बोलना चाह रहे हो, लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं मेरी आदत यही है कि मैं हमेशा साइन तो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं ना, डायरेक्शन नीचे की तरफ इतना एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो नीचे है तो तुमने क्या ले लिया उसको, नेगेटिव, ऐसा समझ लो। और फिर ये आ गया dv अपॉन g प्लस, अब यार g की भी वैल्यू रख देते हैं हम, तो g की भी वैल्यू मैं रख देता हूं, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2v, और ये माइनस का dt, इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो मुझे पता है t इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी थी 50, और किसी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब इसका इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स में सिखाया हुआ है तुम्हें, फिर भी मैं बता देता हूं इधर कोने में कि अगर ऐसा लिखा हुआ है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी और इधर dx, तो इसका इंटीग्रेशन आता है ln ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, तो x की जगह कौन है v, a की जगह है 2, b की जगह है 10, तो ये आ जाएगा ln ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, और लिमिट लग जाएगी आपकी 50 से 0, और ये आ जाएगा माइनस का t, लिमिट लग जाएगी 0 से t, और यहां पर आप क्या कहेंगे, अब एक बार 0 रखूंगा और एक बार 50 रखूंगा, तो ये आ जाएगा ln 10 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 50 रखूंगा तो कितना आ गया, 100 इंटू 10, सॉरी 100 प्लस 10 110, v की जगह एक बार रखूंगा 0, एक बार रखूंगा 50, तो 50 इंटू 2 100 इंटू प्लस 10 110, और ये अपॉन 2 इधर था ही और ये माइनस टी के इक्वल आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस कॉमन निकाल के ये आ जाएगा 110/10, और वो माइनस बाहर आ जाएगा, इधर से हट जाएगा, ये 2t आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, तुम बोलोगे नहीं आई, चलो मैं बता देता हूं, माइनस कॉमन निकाल लिया, अच्छा माइनस कॉमन निकाल लिया सर आपने, हाँ, तो सर ये ऐसा आ जाएगा, हाँ आ तो जाएगा,
और ये माइनस टी अपॉन टू, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा कितना 110/10, तो 0 से 0 कटेगा और ये आ जाएगा 2t। तो जो t की वैल्यू है वो आ जाएगी हाफ लॉग, मैंने सही तो किया है ना, हाँ, तो ln11। सर ln11 की वैल्यू, यार अब वो जो है वो तो तुम्हें पता होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन में देखे रखेगा, तो मुझे नहीं पता ln11 कितना होगा। सर ln क्या है, लॉग बेस ई, नेचुरल लॉग, तो ln11 की वैल्यू मुझे नहीं पता है क्या होगी, इस तरीके से निकलेगा। अच्छा सर हाइट जो है ना हम निकालना पसंद करेंगे, बस आप थोड़ा सा इसमें मदद कर दो। तो यार आप क्या लिख लेना, इसको एक्सेलरेशन को v dv बाय dy लिख लेना। y क्यों, क्योंकि वो y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर g प्लस 2v के इक्वल। g प्लस 2v मतलब सर कुछ ऐसा आ रहा है, और इधर क्या है, इधर सर अपने पास v dv बाय dy है, तो क्या करें सर, ऐसा कर लो v अपॉन यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो ये 5 प्लस v आ जाएगा, और ये माइनस का 2 dy। अब इंटीग्रेट करेंगे तो सर कैसे करेंगे, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बात तो सही है यार, कैसे करोगे इंटीग्रेट। तो देखो इंटीग्रेट करने का तरीका देखो, मैंने क्या किया, ऊपर v प्लस 5 कर दिया और माइनस 5 कर दिया, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं अभी तो y की वैल्यू जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी थी 50, और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब मैं बस इसको इंटीग्रेट करना सिखा देता हूं, ये इंटीग्रेट कैसे करोगे बाकी तुम देखना। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि ऊपर +5 और -5 कर दिया, इससे क्या होगा सर, मैं बताता हूं ना, रुको तो सही। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये +5 वाली टर्म को मैं अलग लिख रहा हूं और -5 वाली टर्म को ऐसा अलग लिख लिया, उससे क्या हुआ सर, देखो ये कट गया, तो ये आ गया आपके पास 1 dv, और ये आ गया कितना आपके पास 5 1 अपॉन v प्लस 5 dv, ये भाई ln v प्लस 5 बन जाएगा और ये v आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास v माइनस ln v प्लस 5। तो रखें उसका रिजल्ट उधर, और इधर से तो ये 2y आ ही जाएगा, और इसको सॉल्व करें। तो इस तरीके से आप जो है यहां पर चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ये वाला सवाल आपको थोड़ा सा टफ लगा हो कि अरे सर ऐसे सवाल क्यों करवा रहे हो आप, जस्ट आपको थोड़ा सा एक ये बताने के लिए कि यार ऐसा नहीं है कि भाई यहां पर आप ऐसा सोचे कि कुछ हल्का हल्का भी पढ़ा देंगे। भाई जेई नाम, रफ्तार जेई नाम दिया है तो भाई उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे ना सर, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है इस टाइप के सवाल देख करके। उड़ने दो, उड़ने दो, क्या दिक्कत है, तुम्हें पता है ना कि यार एक बार ये लेवल भी हमको अचीव करना है, अचीव होगा सर, कैसे होगा, अरे धीरे धीरे हो जाएगा। यहां पे दिक्कत क्या थी, दिक्कत बस ये इंटीग्रेशन में ही तो फंसे तुम, बाकी थोड़ी ना कुछ नया था इसमें। थोड़ा सा अगर दिमाग खोल के देखोगे तो कहां फंसे तुम, इंटीग्रेशन में ही तो फंसते, बाकी थोड़ी ना कुछ यहां पे कुछ डिफिकल्ट सा था। ठीक है, तो ये जो है आपके आज के एक तरीके से थ्योरी कंप्लीट हुई। अब इसमें एक क्विकली मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो है अपने अच्छा एक सवाल ये है, ये आप घर पे ट्राई कर सके तो कर सकते हैं, ये उसी टाइप का सवाल है और ये थोड़ा सा टफ है, मतलब है ना, ये थोड़ा सा इसको मैं बोल देता हूं कि ये इट इज अ टफ प्रॉब्लम है ना, इट इज अ टफ प्रॉब्लम, ये इजी नहीं है। तो सब लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं, आप करें तो करें, अदरवाइज दिस इज अ टफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप ट्राई करें, इसका आंसर मैं जरूर आपको बता दूंगा, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि ना ही करें तो बेहतर है। तो यहां अभी मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन नहीं देखे थे, तो उसको फटाफट से देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहा हूं। तो वहां मुझे पता है कि v और t, तो v और t का कर्व कैसा आएगा, v और t का कर्व ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, कांस्टेंट होता है। क्या डिराइव कर रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैंने नहीं करवाया था तो ये मैं करवा देता हूं। एक्सेलरेशन अपना क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो vt कर्व कैसा बनेगा, vt बनेगा एक स्ट्रेट लाइन कर्व।
तो ये है अपनी इनिशियल वेलोसिटी और किसी टाइम t पर वेलोसिटी जो है वो आ गई v। तो ये जो एंगल आ रहा है इसी को मैं क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन, जो कि है tan थीटा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी v माइनस यू अपॉन टी। एकदम इजी है। स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों आया सर? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वीटी कर्व में स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। एक्यूट एंगल क्यों बना? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां से आपके पास ये आ गई पहली इक्वेशन, तो u प्लस ए टी। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। दूसरी इक्वेशन भी यही निपटा देते हैं, बहुत ही आसान सा है इसमें चीज। क्या कि ये अपने पास यहां पर मान लीजिए मैंने कहा ये है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वही अपना सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने वही वीटी कर्व बना लिया, इसको थोड़ा छोटा बना दें। तो मैंने वही वीटी कर्व बना लिया। तो वीटी कर्व आपका कैसा आएगा? वीटी कर्व ऐसा आएगा। वीटी कर्व जो है आपका कैसा आएगा? वीटी कर्व आएगा कुछ ऐसा। और यहां पर आप जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट? रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकाला जाए, तो एरिया अगर आप देखोगे तो एरिया कितना आएगा भाई? एरिया अगर आप देखेंगे तो बात को समझना थोड़ा, ये है u, ये है v और ये है टाइम t। तो ये एरिया और ये एरिया, तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू v माइनस यू, और ये एरिया आ जाएगा आपके पास कितना? हाफ, ओ सॉरी हाफ क्यों बोल रहा हूं, ये ट्राइंगल है ऊपर वाला, तो हाफ बेस इंटू हाइट, और ये क्या है? एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का आ जाएगा t इंटू यू। और तुम बोलोगे सर ट्रेपीजियम भी तो लगा सकते थे। हाँ लगा सकते थे, मुझे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद नहीं है और मुझे कोई उसका इंपॉर्टेंस लगता नहीं है इतना। बाकी तुम याद रखते, याद है तुम्हें तो तुम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दो। तो तुम्हें s जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा ये वाला एरिया जो है ut प्लस हाफ t और v माइनस यू, और v माइनस यू की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 80। तो ये लो साहब, ये आपका जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। क्लियर है ये चीज? ये आपका जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव हो गया, और फर्स्ट और सेकंड को यूज करके आप आराम से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? t की वैल्यू यहां से निकालो, t की वैल्यू कितनी आएगी? v माइनस यू अपॉन ए। यहां पट को सॉल्व करो, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो है आपका चैप्टर होता है खत्म, जिसका नाम था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब हम मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे आई थिंक, और उसके बाद रिलेटिव है, या फिर पहले रिलेटिव पढ़ेंगे और फिर प्रोजेक्टाइल, है ना? वो देख लेंगे सीक्वेंस में जैसा भी रहेगा। तो आज के इस सेशन में हो सकता है काफी चीजें आपको बहुत टफ लगी हो, काफी चीजें आपको बहुत इजी लगी हो। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप उतना उतना चूज करो, ठीक है? हमारी कोशिश तो यही है कि भाई आप यहां से इस कंटेंट को पढ़ के और बहुत और मेहनत करके और सवाल अलग से लगा के टॉप से टॉप रैंक आईआईटी की निकाल पाए, ठीक है? बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके गाइस, सो बाय।